पजेसिव्स की कंफ्यूजन हमेशा एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलती है। प्रोनाउन के दो तरीके से पजेशन हमें कंफ्यूज करते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचे अरे मुझे आता है हटाओ स्किप करूँ, आप अपना नुकसान कर लोगे मेरे भाई। हर चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझा, क्योंकि मेरी आदत है हर चीज़ को एक सीक्वेंस में आप लोगों को समझाऊँ। नाउन अच्छे से समझ आया प्रोनाउन आ जाएगा, प्रोनाउन अच्छे से समझ आया तो एडजेक्टिव समझ आ जाएगा। एग्जामिनेशन में इतना लंबा समय हमारे पास नहीं होता कि हम ज़्यादा बातें सोचें, हमें तो ट्रिक एकदम याद आ जाए। मैंने कहा हम सब ऑक्सीजन पर जिंदा हैं, तो इसका मतलब, इस हम का मतलब क्या हुआ, बोलने वाला मैं। ये बात केवल तब तक वैलिड थी जब इन दोनों के बीच एंड कंजंक्शन आया। मैंने आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं देखा जो अच्छे लेवल का बना हुआ हो और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आपको ना दिया जाए। ये रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको क्लोज टेस्ट और पैराजंबल में भी मदद करता है। तो ऐसा मैंने कोई पेपर नहीं देखा जिसमें इसका लॉजिक आपको मदद ना करे। बारिश का होना, हवा का चलना, नदी का बहना, ये हैपनिंग वर्ब्स होती हैं, यानी कि खुद ब खुद होती हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सभी पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ये एक्शन आप कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम आप सभी के साथ मिलकर के डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन की बहुत ही प्यारी चीजें। ठीक है, आज हम आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट 14 रूल्स, और इन्हीं के बेसिस पर बहुत सारे हम लोग एरर डिटेक्शन के टू द पॉइंट लॉजिक्स क्लियर करते चलेंगे। और हमारे जितने भी यहां पर आज हम आपके साथ मिलकर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वो सभी PYQ बेस्ड होंगे, और इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस अप्रोच मेंटेन करके चलेंगे कि इसी के बेसिस पर आप कितने भी सारे क्वेश्चंस बना लें, हर क्वेश्चन आसानी से आप लोगों का बन जाए। अब एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से है, इस क्लास से पहले नाउन की क्लास जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप लोगों को नाउन की क्लास जरूर देख लीजिएगा, वरना कुछ लॉजिकल पॉइंट्स को प्रोनाउन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों को जब भी इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहेगी कि जो प्रीवियस टॉपिक है वो लेटेस्ट टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि वो हमेशा के लिए आप लोगों को ध्यान रह जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्लास के बाद और कुछ नहीं करना होगा आप लोगों को, ये मेरा वायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। रूल नंबर 1 से पहले समझ लेते हैं कुछ बेसिक सी बातचीत। प्रोनाउन रिप्लेस करता है किसी भी नाउन को, ताकि इसके रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें। और बिल्कुल बच्चों वाली बात आप सभी के सामने लिखी एक सेंटेंस के अंदर, वंस देयर वाज अ गर्ल। जब इसी गर्ल को हम लोगों ने रिपीट किया तो हम लोगों ने यहां पर इसके लिए शी लिखा। तो यहां एक छोटी सी कॉमन सेंस आप लोगों को लगानी है कि हमारे सामने ये जो प्रोनाउन लिखा है इससे पहले हम ए एंड द का यूज नहीं करते। ठीक है बच्चे, यहां पर साथ साथ द का भी हम लोगों ने अवॉइड किया, यानी कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनसे पहले ए एंड द का यूज हम नहीं करते। शी हैड अ लैम्प। अब इसी लैम्प को जब दोबारा से फिर से हमने लिखा तो हम लोगों ने एनिमल के लिए इट का यूज किया, तो फिर से वही बात आ गई कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम ए एंड द का यूज नहीं करते, वाज टाइड टू अ पोल। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लोगों का पहला रूल शुरू होता है। इन स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोगों को कोई भी सेंटेंस बनाना होता है, तो ये बेसिक लेवल पर इन्हीं के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। भाई सबसे पहला रूल हमें क्या कहता है, किसी भी लिखी हुई एक्शन वर्ब, भाई एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, तो भाई एक्शन वर्ब उन वर्ब्स को कहते हैं जिसके अंदर हम किसी भी काम के करने को या किसी भी काम के होने को बताते हैं, जैसे डू, राइट, फाइंड, ड्रॉ, एक्सप्लेन, क्रिएट, सिंग एटसेट्रा। ये सभी की सभी वो वर्ब्स हैं मेरे भाई जिसके अंदर हम किसी भी काम को करना या किसी भी काम के होने को एक्सप्रेस करते हैं। फिर हमारे सामने क्या आता है कि किसी भी एक्शन वर्ब से पहले हम हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं, और किसी भी एक्शन वर्ब के ठीक बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये एक बेसिक सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है। दूसरी बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है कि प्रेपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट लिया जाता है, और ये ऑब्जेक्ट किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन का ही होता है। अब मेरे भाई हमें इस बात का भी थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ आ जाए कि प्रेपोजिशन क्या हो सकती है। इन, ऑन, एट, विद, विदाउट, फॉर, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, रिगार्डिंग। अब देखो इस पूरी की पूरी लिस्ट में ना मेरे भाइयों, इनका आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये आईएनजी वाली प्रेपोजिशंस होती हैं। अगर आप किसी पेपर में जाओगे तो कभी कभी इनकी पहचान आप लोगों से पूछ ली जाती है। फिर एक अगला पॉइंट हमारे सामने आता है लिंकिंग वर्ब। मेरे भाई लिंकिंग वर्ब पता है क्या होता है? लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी भी सब्जेक्ट की ना इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करती है। इसीलिए जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब लिखते हैं तो उसके बाद हम हमेशा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो यहीं से एक नियम हमारे सामने आता है कि लिंकिंग वर्ब से पहले, मैंने क्या कहा, लिंकिंग वर्ब से पहले
या बाद, हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और लिंकिंग वर्ब के कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं। जैसे वर्ब की एक फॉर्म होती है बी, इसकी अपनी अलग फॉर्म्स है, इज एम आर, वॉज वर, या बीन या बीइंग। अगर ये किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हमें देखने को मिलती है तो हम इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, हम इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट की फॉर्म ही लिखते हैं, बिकम, सीन, फील, टेस्ट एटसेट्रा। अब मेरे भाई आपके दिल में एक सवाल आएगा कि सर आप सब्जेक्ट किसे कहना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहना चाह रहे हैं। तो ये सवाल हमारे पर्सनल प्रोनाउन से निकल कर आता है। सब्जेक्ट का मतलब मैं कहना चाहूंगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और मेरे भाई ऑब्जेक्ट का मैं कहना चाहूंगा अर्थ मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ठीक है भाई, ये पर्सनल प्रोनाउन के अपने सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव केस हैं और ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ हल्के फुल्के सवाल पहले हम कर लेते हैं। एक बार स्क्रीन को रोक के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आओ मेरे दोस्तों अब इनके आंसर्स बनाना शुरू करते हैं। ही, हिम, विल, स्कोल्ड। अब ये हमारे सामने किसी को डांटने की बात कही गई है, तो एक्शन वर्ब से पहले हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। वह डांटेगा। सर तो अब हमारे सामने एक्शन वर्ब के बाद क्या लिखा होता है, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट, तो प्रोनाउन का अपना ऑब्जेक्टिव केस यही होगा। ही विल स्कोल्ड हर फॉर द लॉस। नुकसान के लिए वह उसे डांटेगा। सवाल नंबर 2 को समझते हैं। तो अबाउट अपने आप में कुछ और नहीं, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हमेशा लिखना होता है। तो बेटा ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए हमें हिम को चुनना होगा। द टीचर इज नॉट श्योर, इसका मतलब उसके बारे में टीचर श्योर नहीं है। सवाल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम एक्शन वर्ब पर पहुंचे। एक्शन वर्ब हमारे सामने लिखी है, तो इससे पहले हमें सब्जेक्ट लेकर चलना होगा, दे सेड। अब यहां पर ये जो दैट है ना, हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, जब दो क्लॉजेस के बीच दैट आपको देखने को मिले तो हम इसे कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। अब यहां से हमारा सब्जेक्ट शुरू हुआ, द वॉचमैन इज अफ्रेड ऑफ। आप अगर इस ऑफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑफ कुछ और नहीं, प्रेपोजिशन है। तो ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हर के साथ हम लोगों ने मार्क कर दिया। ठीक है जी। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है इट इज। आप अगर इस इट के बारे में समझोगे तो मेरे बच्चों इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट होता है जिसका बिहेवियर हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसीलिए इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आर या इज किसके अनुसार आया, आप कहेंगे सर इस इट के अनुसार। तो इट सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ इज, ना कि यहाँ पर आर हम लगाएंगे। आगे हमने समझने का काम किया, ये इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है मेरे दोस्तों। जब ये इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है तो इस हिसाब से तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। इसीलिए हम सब्जेक्ट के अनुसार किसकी तरफ इशारा करेंगे, दे की तरफ इशारा करेंगे। इट इज दे हु केम लेट, ये वो है जो देरी से आए। ठीक है भाई। सवाल नंबर 5 की तरफ हम देखते हैं। दिस वॉज वर ही हिम हु कुड हेल्प अस या वी। तो बाबू इस सवाल के अंदर भी बिल्कुल वही बात हमारे सामने हो गई। क्या चीज मेरे भाई, दिस तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसीलिए इसके साथ हमने वॉज का चुनाव किया। अब मेरे भाई यहां पर हमने देखा तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। जब भी इज एम आर या वॉज वर किसी और वर्ब के साथ नहीं लिखे हो तो ये लिंकिंग वर्ब ही होती है। अब लिंकिंग वर्ब की वजह से ही हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, और आप सभी लोग जानते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा हुआ मिलना चाहिए। दिस वॉज ही हु कुड हेल्प। अब मेरे बच्चे किसी की मदद करने में एक एक्शन होता है, तो ये एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है, इसीलिए हु कुड हेल्प अस। ठीक है भाई। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, मैं उम्मीद करता हूं बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आओ भाई तगड़े रूल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। पजेसिव्स की कंफ्यूजन। पजेसिव्स की कंफ्यूजन हमेशा एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलती है। प्रोनाउन के 2 तरीके से पजेशन हमें कंफ्यूज करते हैं। देखो जी, पहला कंफ्यूजन हमारे सामने क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। आप सभी को एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई नाउन से पहले आके उसके मीनिंग को क्वालिफाई करने वाला हमेशा एडजेक्टिव ही कहलाता है। ठीक है जी। अभी तक हम इसको एडजेक्टिव ही कहेंगे, आगे क्या कहना वो हम बाद में समझेंगे। तो मेरे भाई अगर किसी के अधिकार, किसी से संबंध या किसी से कनेक्शन बताने वाला कोई शब्द हमें मिले तो वो पजेसिव हो गया। तो एडजेक्टिव से पहले पजेसिव कैसे काम करेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जिनका यूज हम हमेशा किसके साथ करते हैं, नाउन के साथ ही करते हैं। यानी कि नाउन के साथ अगर ये लिखे गए तो ये किस रूप में आ गए हमारे सामने, आप कहेंगे सर जी ये आगे पजेसिव एडजेक्टिव। इनकी शक्ल ध्यान से देख लीजिएगा, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इनके साथ कंपलसरी हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक है भाई, इनके साथ हमें कंपलसरी क्या चाहिए, नाउन चाहिए। इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आप लोगों को
नाउन वाले टॉपिक में भी करा चुका हूं, एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है भाई। फिर दूसरा पॉइंट आता है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, अब आप इसी के ठीक उल्टा सोचने की कोशिश करेंगे। क्या सोचने का कोशिश करेंगे, अगर हमारे सेंटेंस में नाउन नहीं लिखा हुआ हो और सिर्फ हम पोजेशन की बात करने की कोशिश करें तो ये अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन बन गया। वेरी सिंपल है ना। पजेसिव प्रोनाउन जिनके साथ किसका प्रयोग नहीं होना, नाउन नहीं लिखा जाता, ठीक है जी। ऐसे कौन से शब्द हैं, माइन, आर्स, माई से बना माइन, आर से बना आर्स, योर से बना योर्स, हिज से बना हिज, इन दोनों की एक ही शक्ल होती है भाई। और यहां पर हर लिखना मैं भूल गया तो इसको आप लिख लीजिएगा हर्स, और यहां पर देयर से बना देयर्स, ठीक है मेरे भाई। ओके भाई, तो अब इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इट्स का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है ना जी। अब जो इससे भी ज्यादा जरूरी बातचीत है वो ये है कि हमें ध्यान ये रखना है कि इनके साथ हमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करना। मैंने फिर से क्या कहा, इनके साथ हमें कभी भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करना, ठीक है भाई। मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूं, नाउन वाली क्लास में भी हमने ये चीज को समझा है कि योर का मतलब होता है आपका, ठीक है मेरे भाई। अपोस्ट्रोफे एस का मतलब होता है का, तो भाई योर के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाओगे तो का की रिपीटिशन समझाती है कि ये पहले से ही पोजेशन बता रहा है, तो अपोस्ट्रोफे एस इसके साथ हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चे आपके दिल में ये आएगा कि सर माई और माइन में क्या फर्क है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मैं माई की बात करता हूं तो मुझे इसके साथ कंपलसरी नाउन चाहिएगा, जैसे मैंने यहां आपको बताया है। माई बैग मेरे सामने लिखा है, ठीक है जी, तो ये अपनी जगह सही है। माई बैग का मतलब ही हमें क्या समझ में आता है, माइन। क्या समझ में आता है, माइन, यानी कि इस माइन के अंदर अंडरस्टूड है कि मैं अपने किसी पोजेशन की बात कर रहा हूं, चाहे वो बैग है चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है दोस्त। तो इसी से रिलेटेड अब कुछ सवाल हैं, स्क्रीन को रोकेंगे, पहले इनको सोल्व करेंगे। आइए मैं इनके आंसर्स बताता हूं। पहला सवाल हमें हल करना है, योर्स ओपिनियन। आप कहेंगे सर हमारे सामने नाउन अगर लिखा है तो पजेसिव एडजेक्टिव हमें चाहिए, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। योर ओपिनियन इज नॉट एज प्रैक्टिकल एज माई। अब इस सवाल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें यहां कहना होगा योर ओपिनियन इज नॉट एज प्रैक्टिकल एज माई। तो देखो एक तरीका तो ये यहां ओपिनियन में लिख दूं, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है कि मैं यहां ओपिनियन लिख दूं, लेकिन हमें एक छोटी सी बात ये पता ही है कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम नाउन को रिपीट नहीं करते। तो सर इस माई ओपिनियन को जो मैं लिख रहा हूं इसी का इक्विवेलेंट मेरे सामने क्या हो जाएगा, माइन। मेरी बात समझ रहे, तो ये ज्यादा बेहतर है ना कि ये। भाई बात समझ में आ गई। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी आप लोगों के एग्जाम में दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द मैनेजर सेड दैट, मैनेजर ने कहा कि, ये हमारे सामने बाबू कंजंक्शन हो गया, हर्स टीम, यानी कि उसकी टीम। अब अगर इस हर की हम बात करते हैं तो इसी का मतलब निकल कर आता है उसकी, तो यहां पर अपोस्ट्रोफे एस की तो हमें जरूरत ही नहीं है, उसकी टीम, ठीक है भाई। ये हमारे सामने नाउन हो गया और ये हमारे सामने पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, करेक्ट है मेरे भाई। आगे लिखा है वुड डिसाइड द प्राइस रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, उसकी टीम डिसाइड करेगी प्राइस रेंज क्या रहेगी प्रोडक्ट्स की। बाबू अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आई रिवाइज माइन नोट्स एवरी डे, ठीक है जी, मैं अपने नोट्स को हर रोज रिवाइज करता हूं। आई रिवाइज के बाद ये जो नोट्स लिखा है इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, बड़े ही आराम से समझेंगे। ये ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या है, कायदे से नाउन है। तो बाबू नाउन से ठीक पहले हम इसको तो नहीं, पोजेसिव प्रोनाउन को तो यूज नहीं करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे, ठीक है भाई। आई रिवाइज माई नोट्स एवरी डे बिकॉज इट्स कंटेंट्स इज अनमैच्ड। मैंने आपको फिर से कहा, नाउन वाली पूरी की पूरी क्लास में आप लोगों को ये मैं बता चुका हूं, जब आप इस इट्स की बात करते हैं तो इसके ठीक साथ हम लोगों को नाउन लिखना होता है। ये बताने का काम करता है पोजेशन, ठीक है जी, जिसका हिंदी में अर्थ निकल कर आता है इसका, उसका या फिर अपना। लेकिन अगर हम इसके साथ अपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो ये अपोस्ट्रोफे नहीं, ये रेज्ड कोमा है। इस रेज्ड कोमा का मतलब होता है ये छोटा रूप बना देता है, इसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं। और इस कंट्रैक्शन का मतलब छोटा रूप, किस चीज का छोटा रूप बना देता है, ये इट इज या फिर इट वॉज या फिर इट हैज, ठीक है। इसकी हिंदी निकलती है यह है, यह था या फिर यह है, जो किसी पोजेशन को बताता है। तो मेरे नन्हे भाइयों यहां सवाल कहता है आई रिवाइज माई नोट्स एवरी डे बिकॉज इट्स कंटेंट इज। अब हिंदी अगर निकाल के देखेंगे तो आप कहेंगे
इसका कंटेंट्स। तो यहां पर अगर इसका हमें हिंदी में समझ आ रहा है, देखिए मैं हिंदी को सिर्फ उस हद तक आपको सपोर्ट करना चाहूंगा जिससे आप क्वेश्चन तोड़ सकें। एग्जामिनेशन में इतना लंबा समय हमारे पास नहीं होता कि हम ज्यादा बातें सोचें, हमें तो ट्रिक एकदम याद आ जाए। इसका कंटेंट, तो इसका की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव की आवश्यकता है। ठीक है जी, आगे हमने पढ़ा सवाल नंबर 4। दे हैव अ डॉग। देखिए अब यहां पर हमारे सामने वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस बिल्कुल ठीक होगा। दे हैव अ डॉग, वी लाइक इट्स फरी स्किन। इसकी फरी स्किन, इसकी, फिर से वही पोजेशन आ गया। तो पोजेशन अगर आ गया तो सर यहां पर हमारे सामने नाउन फ्रेज है और ये इसी से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया। ठीक है भाई, ये तो गलत नहीं होगा हमसे। आगे लिखा है इट्स या इट्स अ जर्मन शेफर्ड। यह है एक जर्मन शेफर्ड। तो यह है का अगर अर्थ निकल रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जाना है। करेक्ट हो गया। तो ये एक बेहतरीन सवाल हमारे सामने हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन की अरेंजमेंट। आपके एग्जामिनेशन में पर्सनल प्रोनाउन की बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इनकी अरेंजमेंट आपसे पूछी जाती है और आपने आसपास अपने स्टूडेंट्स ना इस चीज को बोलते हुए भी देखते हैं, अरे 1 2 3 का रूल लगा दो, 2 3 1 का रूल लगा दो। ठीक है ना, ये 1 2 3 या 2 3 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट को ध्यान से समझना। 3 बेसिक रूल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। पहले ये देखिएगा ध्यान से, अगर किसी अच्छे काम के बारे में हम बताते हैं, कोई अच्छा काम किसी ने किया, कोई ड्यूटी बता रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, किसी भी सोशल काम की अगर बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लेते हैं, इसके बाद हम अरेंजमेंट में थर्ड पर्सन को, और इसके बाद हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन को। तो ये 2 और ये हो गया थर्ड पर्सन और ये हो गया हमारे सामने फर्स्ट पर्सन। तो 2 3 1 हमारे सामने सीधा सीधा काम कर गया। ठीक है दोस्त, कोई अच्छा काम अगर है तो हम पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है ना, हम यही कहेंगे आपने, उसने और मैंने ये सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाया, तो हम सबसे पहले क्रेडिट सामने वाले को देते हैं। ठीक है भाई, हाँ कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए बुरा काम कर दिया जाए, तो बुरा काम करने में सबसे पहले अपना नाम आपको लेना है। आपको कहना होगा मैंने, आपने और उसने इस लड़की का सिर फोड़ दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैड एक्ट्स की बात करते हैं, ब्लेम गेम एक्यूजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहां कौन सी अरेंजमेंट होगी, 1 2 3। अब मजेदार बात आपको यह समझनी है मेरे भाइयों कि सेकंड और थर्ड पर्सन तो कभी भी अपनी जगह को चेंज नहीं करते, है ना। ये तो सारा का सारा गेम फर्स्ट पर्सन का ही है। देखो फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा, सेकंड और थर्ड पर्सन चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, इनकी अरेंजमेंट नहीं बदल रही, है ना। सर यहां पर भी ही शी इट दे से पहले यू था, यहां पर भी ही शी इट से पहले यू है। करेक्ट होगी बातचीत, कभी नहीं भूलना। अब मेरे भाई ये वाला नियम ना बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करके जाते हैं और एग्जाम्स में यहीं से सबसे ज्यादा गलतियां आपसे कराई जाती हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। चाहे आप कोई अच्छी बात बताएं चाहे आप कोई बुरी बात बताएं, अगर इस प्रोनाउन की अरेंजमेंट में सर सेकंड और थर्ड तो फिक्स है ही हमारे सामने, है ना भाई, सेकंड और थर्ड तो हमारे सामने फिक्स है ही। अगर हमारे सामने वी लिखा हुआ मिल गया तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, वी को लिखेंगे। अगर वी को समझने की कोशिश करते हैं तो वी का मतलब है हम का मतलब क्या हुआ। मैं आपके सामने एक हिंदी में वाक्य बोलूंगा, आप समझिएगा। मैंने कहा हम सब ऑक्सीजन पर जिंदा हैं, तो इसका मतलब, इस हम का मतलब क्या हुआ, बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, और जो मेरी बात नहीं भी सुनना वो भी तो ऑक्सीजन पर ही जिंदा है। बोलो हाँ। तो इस हम के अंदर मेरे भाइयों मैं, आप और जो थर्ड पर्सन है, सर सभी के सभी शामिल हैं। तो इसका नेचुरल सीक्वेंस यही हो जाता है क्या, सबसे पहले वी को टिका दो और सेकंड थर्ड तो हिलते ही नहीं है भाई। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। यहां तक की बात हमें बहुत खूबसूरती से समझ आ गई। अब ये 3 एडिशनल रूल्स में लिख रहा हूं केवल उन बच्चों के लिए जो अपनी नॉलेज को एडवांस लेवल पर ले जाने चाहते हैं। मैं उन बच्चों के लिए रूल्स लिख रहा हूं जो बच्चे अपना 100% स्कोर लाना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारी इस अरेंजमेंट में मेरे नन्हे बच्चों, अगर किसी सेंटेंस के अंदर तीनों के तीनों प्रोनाउंस हमें देखने को मिलते हैं, तीनों के तीनों प्रोनाउंस में अगर कहीं पर भी हमें आई या वी देखने को मिले, कहीं पर भी लिखा हो, नहीं फर्क पड़ता यार, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आई या वी हमें देखने को मिलता है तो इन्हीं को रिफ्लेक्ट करने के लिए आगे आने वाले प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के लिए हमें वी आर अस का यूज करना पड़ता है।
ठीक है जी। यानी कि स्पीकर अगर लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन लिखा है, तो फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल हमें लिखना है। ठीक है भाई। अब अगर मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाए, इन तीनों की अरेंजमेंट में अगर आई और वी को छोड़ दिया जाए, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मान लो फर्स्ट पर्सन इन तीनों की अरेंजमेंट में नहीं है, यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन की सीक्वेंसिंग दी जाती है, तो मेरे भाई यू को देखते हुए हम आने वाले सेंटेंस में प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव यू, योर, यू का यूज कर लेंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं? अब मान लो अगर मेरे दोस्तों हमारे सामने सेकंड पर्सन भी नहीं है, तो हम क्या करें? अगर सेकंड पर्सन भी हमारे सामने नहीं है, तो हम थर्ड पर्सन के ही प्लूरल की तरफ जाएंगे, यानी कि आई, वी और यू तीनों ही नहीं है, तीनों को छोड़कर अगर हमारे पास सिर्फ थर्ड पर्सन ही है, तो बाबू हम थर्ड पर्सन के यानी कि ही, शी, इट के ही प्लूरल के अनुसार दे, देयर, देम का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, ये बात थोड़ी प्रैक्टिकल अब समझ आएगी जब क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। बेटा 4 सवाल हैं, एक बार बनाकर देखेंगे। आइए अब मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल लिखा है यू एंड साक्षी। सर हमें पता है सेकंड और थर्ड पर्सन का सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बदलता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, तो ये अपनी जगह फिट है मेरे भाई, क्योंकि यू एंड साक्षी दो इंसान हमारे सामने हैं, तो आर अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप दोनों फ्री हैं, किस लिए? टू डू देयर वर्क नाउ। अब सर देयर किसके अनुसार आया? देयर तो कंफ्यूज कर गया, इसमें यू की प्रायोरिटी हम रखेंगे, तो यू के अनुसार देयर नहीं, हमें लिखना होगा योर। मेरी बात समझ गए मेरे भाई? ठीक है, मैं एक बार फिर से उस पिछले नियम को समझा देता हूं। अगर सीक्वेंस में आई हमें देखने को मिलता है, तो हम वी के अनुसार आने वाले प्रोनाउन को यूज करेंगे। अगर आई नहीं है, तो यू की प्रायोरिटी के अनुसार हम यू के प्लूरल को यूज करेंगे। अगर हमारे पास ना आई है ना यू है और हमारे पास सिर्फ थर्ड पर्सन लिखा है, तो हम दे के अनुसार प्रोनाउन को यूज करेंगे। वो लंबी चौड़ी बात सिमेट दी सिर्फ 3 पॉइंट्स में। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हमें कहता है आई, शी एंड यू हैव गिवन योर बेस्ट एफर्ट इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपने सबसे अच्छे एफर्ट लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अच्छा काम किया है, तो 2 3 1 को पकड़ लेंगे सबसे पहले। तो सीक्वेंसिंग में सबसे पहले कौन आ गया भाई? यू, और उसके बाद थर्ड पर्सन कौन है? शी। उसके बाद हमने क्या लिखा? एंड आई, क्योंकि ये लिखी हुई इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में ही आएंगे। इस बात को ध्यान रखना, फिर से समझना। यहां पर ये हमारी लिखी वर्ब है। सर मैंने थोड़ी सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक आपको बताया, लिखी हुई वर्ब से पहले सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखे जाने हैं सारे के सारे प्रोनाउन। ठीक है, आगे हमने ध्यान से देखा, हैव गिवन योर। योर किसके अनुसार आया? आप कहोगे सर इस अरेंजमेंट में तो आई बैठा है, अगर आई बैठा है तो योर नहीं, यहां पर आई का प्लूरल हमें लिखना पड़ेगा, आर बेस्ट एफर्ट इन द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ओके भाई। अगला सवाल हमारे सामने है, आई, करण एंड यू विल डू ऑल योर अपोस्ट्रोफियस वर्क विद इन द टाइम। हमें विद इन टाइम में काम करना होगा। अब ये काम किसका है? फिर से वही सवाल हमारे सामने आ गया। अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात को बताने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा? पहले सेकंड पर्सन, इसके बाद हमें लिखना होगा थर्ड पर्सन, कॉमा, और उसके बाद हमें क्या लिखना होगा? आई। बात समझ आ गई मेरे भाई? अब इस सीक्वेंस में हमें फिर से आई देखने को मिला, तो आई के अनुसार ही हम किसकी प्रायोरिटी लेकर चलेंगे? सर हम सिर्फ और सिर्फ योर नहीं, हम आर नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर ओ यू आर आर लिखेंगे, आर्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहां पर इस नाउन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई, यहां अपोस्ट्रोफी की हमें जरूरत नहीं है। आगे हमने पढ़ने का काम क्या किया? विद इन टाइम, यानी कि जो हमारे पास समय दिया गया है, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ डेडलाइन। अब ये यू किसके अनुसार यूज हुआ? आप कहेंगे सर फिर से कंफ्यूजन हो गई। तीनों प्रोनाउंस की सीक्वेंसिंग में आई के अनुसार आर यू लिखा है, तो इसी आई के अनुसार यहां पर यू को हटाकर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? वी। अब इस वी का मतलब कौन हो गया? आप, करण और मैं। ठीक है भाई, चलिए अब एक सवाल को पहले स्क्रीन को रोकें, दोबारा से अटेम्प्ट करें। अब मेरे साथ चेक करेंगे, देव, वी एंड दे, है ना? देव, हम और वे। तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर हमने वी को देख लिया तो हमने सबसे पहले वी को लिखा। ठीक है, अब मेरे भाइयों मैं क्या लिखूं? पहले दे लिखूं या देव लिखूं, या देव लिखूं या दे लिखूं? तो आप कहेंगे सर सीक्वेंस में हम ही लिखते हैं पहले, फिर शी, उसके बाद इट और उसके बाद दे, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल की तरफ बढ़ते हैं। तो सर बिल्कुल सीधी बात है, देव लिखेंगे एंड, और उसके बाद हम लिख देंगे दे। ठीक है जी। अब मेरे भाइयों यहां पर इस सीक्वेंसिंग में हमने जब वी को ऑब्जर्व किया, तो देयर को हटाकर हम लोगों को यहां पर क्या लिखना है? आर।
तो बढ़िया सवाल हो गया। ठीक है, सवाल के अंदर 1 2 3 या 2 3 1 तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन एक्सपर्ट स्टूडेंट इस वाले कैटेगरी पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता है। चलिए भाई, अब मैं आपको लेके चलता हूं रूल नंबर 4 पर। प्रेपोजिशन जो कंफ्यूज करती हैं, भाई इस रूल को ध्यान से पढ़ना, इस रूल की एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है समझने के लिए। प्रेपोजिशन जो कंफ्यूज करती हैं, प्रेपोजिशन जो कंफ्यूज करती हैं, पर इनके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। मैंने क्या लिखा है, इनके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। भाई बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, देखो मैं अगर मेरे दोस्तों आप लोगों को कहूं इन, मैं अगर कहूं ऑन, मैं अगर कहूं आप लोगों के सामने विद, तो इनको देखकर आप कहेंगे सर ये तो प्रेपोजिशन हमें तो वैसे ही इनके बारे में पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे हमारे सामने शब्द आते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं इनके बारे में। देखो अब पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, ये सभी प्रेपोजिशंस होती हैं, इसलिए इनके बाद पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, इनके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, मैं अगर इन्हीं के बारे में आपको ये कहूं भाई इनके बाद आप आई लगाओगे या मी लगाओगे, तो आप कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट है, हटाओ सर यहां पर ये तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा मी। ठीक है बच्चों, अब ऐसे शब्दों को 2 3 बार मेरे साथ पढ़ लो, कुछ के लॉजिक्स में आप लोगों को साथ साथ अच्छे से समझा दूंगा, कभी नहीं भूल पाओगे। देखो सबसे पहले हमारे सामने क्या आया, लाइक। ठीक है जी, देखो लाइक अपने आप में एक वर्ब होती है, हमने तो आज तक ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है ना, इस लाइक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चूज करना, चुनना, ठीक है ना, लव करना, है ना, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, किसी भी चीज का चुनाव करना, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना, किसी चीज को पसंद करना। ठीक है जी, वर्ब की जैसे आपने कहा आई लाइक मैंगोज, है ना, मेरी बात समझ, आपने कहा आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चुनूंगा। ठीक है भाई, यहां लाइक अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का मतलब की तरह। ठीक है ना, हिंदी लिख देता हूं आसान हो जाएगा ना, एग्जाम क्रैक करने की टेक्निक हमें सीखनी है। ठीक है ना, ये इसी का नेगेटिव प्रेपोजिशन है। विद किसी के साथ, विदाउट किसी के बिना, अलोंग विद किसी की संगत में, टुगेदर विद और अलोंग विद दोनों एक ही मीनिंग होता है भाई। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, इसका अर्थ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक्सक्लूडिंग। ठीक है ना, तो जो इसका अर्थ है वही इस लिखे हुए सेव का अर्थ है ना। सेव का मतलब यूं तो हमने पढ़ा है कि एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू, नॉट टू वेस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब हमें समझ में क्या आता है मेरे भाइयों, इसका मतलब हमें समझ में आता है नॉट टू वेस्ट। ठीक है ना, नॉट टू वेस्ट या नॉट टू स्पेंड, करेक्ट है, ना तो स्पेंड करना और ना ही वेस्ट करना। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन इसको हम प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं तो इसका मीनिंग निकल कर आता है एक्सेप्ट, यानी कि के अलावा। देखो एज वेल एज प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई, एज वेल एज प्रेपोजिशन की तरह से जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है ना, इसका अर्थ होता है इन एडिशन टू, है ना, जब हम किसी चीज के अंदर इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे होते हैं। देखो यहां लिखा हमारे सामने फॉलोड बाय। ठीक है, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं हम, इसी को वर्बल फ्रेज भी कह देते हैं कई बार। अब अगर इसको हम ध्यान से समझें तो भाई ये जो लिखा है हमारे सामने अकम्पनीड बाय हमारे सामने लिखा है, यानी कि ये वो सारी टेक्निक है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेपोजिशन हमें देखने को मिलती है, खास तौर पर बाय। ठीक है जी, ये पैसिव की कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। हमने कहा बिटवीन, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड, रेदर देन भी अपने आप में प्रेपोजिशन ही होती है अगर इसका अर्थ निकलता है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ को हिंदी में हम कहते हैं की बजाय। ठीक है ना, ओके, इसी का एक और मीनिंग समझ लीजिएगा, एंड नॉट। एंड नॉट का मतलब होता है की बजाय, यानी कि किसी चीज की बजाय कोई दूसरी चीज हमारे सामने आती है तब ये प्रेपोजिशन होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब इन शब्दों के बारे में मैं एक और चीज बताऊंगा, पहले ये सभी के सभी शब्द स्क्रीन को रोककर अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके साथ लिखे हुए फ्रेजेस कहीं भी लिखे हों, कुछ बच्चों को थोड़ी देर पहले वाली बात दिल में आ रही होगी कि सर आपने बताया था एक्शन वर्ब से पहले सब्जेक्ट की तरह, यानी कि सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वो बात याद आ रही होगी आपको, बोलो हाँ। लेकिन मेरे भाइयों मैंने आपके लिए क्या कहा, अगर इनके बाद लिखा हुआ कोई भी शब्द है, ये तो हम जान ही गए कि इनके बाद लिखा हुआ शब्द हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही हो। अब इनके साथ लिखे हुए फ्रेजेस सेंटेंस में कहीं पर भी लिखे हुए हो, इनके बाद आएगा हमेशा क्या चीज,
ऑब्जेक्ट ही। इनके बाद आएगा हमेशा क्या चीज? ऑब्जेक्ट ही। ये कहीं भी लिखे हो, शुरुआत में, बीच में, सेंटेंस के आखिर में, चाहे कहीं भी, चाहे किसी फ्रेज में ही क्यों ना हो, लेकिन इनके बाद आएगा हमेशा ऑब्जेक्ट ही। अब मेरे भाई रूल नंबर 4 का ही एक प्यारा सा एक्सेप्शन समझा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से समझना। ये आप में से मतलब मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आज आप इसको आराम से सीखो। पेपर में बहुत बढ़िया सवाल इससे फंस जाता है। इस एक्सेप्शन को ध्यान से समझना, जो आपके एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, कैसे कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान से देखिएगा। देखो, हमारे सामने एंड नोट हमने देखा, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने एंड नोट को समझने का काम किया। एंड नोट, रेदर देन, इंस्टेड ऑफ, तीनों के तीनों एक ही मीनिंग है अगर ये प्रेपोजिशन है। ठीक है जी। एंड नोट, रेदर देन, दोनों के दोनों कंजंक्शन का रोल करते हैं प्ले। किसका रोल प्ले करते हैं? कंजंक्शन का रोल प्ले करते हैं जब ये कॉन्ट्ररी चॉइस बताते हैं। ठीक है ना। अगर मैं एज वेल एज के बारे में बात करता हूं, ठीक है ना, तो इस एज वेल एज को भी हम कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं जब इसका मीनिंग निकलता है एंड इन एडिशन। एंड इन एडिशन प्रेपोजिशन की तरह इसका अर्थ होता है इन एडिशन टू। ठीक है, मोर देन, नो लेस देन, एज गुड एज, ऐसे हमारे सामने जो फ्रेजेस हैं, इन सभी के बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है। क्या लिखा मैंने? इनके बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है अगर ये कंजंक्शन की तरह यूज हो। कैसे यूज हो? कंजंक्शन की तरह यूज हो। यानी कि इनमें आप देखोगे मेरे भाइयों, तो ये ही वो शब्द हैं जिनको थोड़ी देर पहले हमने प्रेपोजिशन की तरह कहा। अब हम इन्हीं को समझ पा रहे हैं कि इनका रोल कंजंक्शन की तरह भी हो सकता है, तो इनके बाद हम सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है ना जी। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य कहूं, राहुल मोर देन आई, मी, इज, आर, एम गुड एट सिंगिंग। अब मेरे भाइयों, मैंने आप सभी के सामने एक वाक्य लिखा, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मोर देन अपने आप में कंपैरिजन करने की काम कर रहा है, और मोर देन का मतलब से ज्यादा, तो ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक तरीके की हमारे सामने कंपैरिजन रख रहा है। यानी कि ये हमारे सामने जो सब्जेक्ट है, यही हमारे सामने सब्जेक्ट है जिसकी तुलना हम सब्जेक्ट से ही कर रहे हैं। बोलो हाँ। तो इसके अंदर मी का तो यूज हम करेंगे नहीं, है ना मेरे भाई। अब इसी सब्जेक्ट के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं कि राहुल ज्यादा है, अगर राहुल ज्यादा है तो यही हमारा सब्जेक्ट है जिसके अनुसार हमने इज का यहां यूज किया, ना आर ना एम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये सारी बातों से हमें क्या समझ में आया? जो असली बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। लेकिन वर्ब का एग्रीमेंट, अगर ये दो सब्जेक्ट से बीच में फंस जाए, है ना, लेकिन वर्ब का एग्रीमेंट पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यहां किसके अनुसार किया हमने? राहुल के अनुसार, के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब देखो, एक बहुत ही प्यारी कंफ्यूजन इस एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। शी एंड नॉट आई या फिर मी, इज, एम, आर, क्या यूज करें जहां स्लैश लगे हुए हैं? तो आप कहेंगे देखो सर, एक बात हमें समझ में आई, हमारे लिखे हुए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यही शी है। ठीक है। एंड नोट को आप किसी भी तरीके से लेके चल लो, अगर आप इसे प्रेपोजिशन की तरह लेकर चलोगे तो प्रेपोजिशन की वजह से आप मी को लगाओगे। अगर आप इसे कंजंक्शन की तरह लेकर चलोगे तो आप इसे आई की तरह लेकर चलोगे। सीधी बात है। लेकिन अपन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए सब्जेक्ट यही है और इसके अनुसार हम लोग, शी तो सिंगुलर है ना मेरे भाई, तो हम इज का यूज करेंगे, ना कि एम, ना कि आर का। अब मेरे भाई देखो, मजेदार बात और आगे बढ़ गई। किस बात की? शी अगर हमारे सामने सब्जेक्ट बन गया है तो इस शी के अनुसार ही हम लोगों को पजेसिव एडजेक्टिव क्या लेकर चलना पड़ेगा? हर, ना कि इनमें से कोई और। बात समझ आ गई भाई? ठीक है। मैंने आप लोगों को एक गहरा फर्क बताया प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का, लेकिन आपको ध्यान एक ही चीज रखनी है, आपके एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है। यहां पर हम लोग इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई इसको जबरदस्ती एरर बनाकर ना आए। ठीक है भाई। चलिए भाई, कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। स्क्रीन को रोकें, इन पांचों क्वेश्चंस को एक बार बनाकर दिखाएं। तो आइए मेरे दोस्तों, इनके आंसर्स भी मार्क कर लेते हैं। हीना, लाइक यू आर अ गुड स्टूडेंट। हीना, आपकी तरह से, यानी कि यहाँ किसी की तरह से कही गई बात है, प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद ये इसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया। असलियत में सब्जेक्ट कौन है? आप लोगों के सामने हीना। अब हीना के अकॉर्डिंग आर नहीं, हमें क्या लेकर चलना होगा? इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है भाई, हाँ कि नहीं? अब सवाल आता है नंबर 2 पर। दे अलोंग विद ही एंड आई
एम रेडी टू स्टार्ट माई आर हिज प्रेपरेशन। अब देखिए मेरे भाइयों, थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस को समझने का काम किया जिसके अंदर प्रोनाउंस की अरेंजमेंट एंड के साथ लिखी थी, बोलो हाँ। ठीक है भाई, अब इसी के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर चल रहे थे, ये भी हमें समझ आया। और मेरे दोस्तों फिर इसके ठीक बाद इनमें से अगर आई मिले तो वी का, अगर यू मिले तो यू का, अगर कुछ आई ना फिर वी हमें कुछ ना मिले तो हम थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग दे का यूज करते थे। कुछ याद आया मेरे भाइयों, बोलो हाँ। मैं एक एग्जाम्पल फिर से लिख देता हूं, मैंने कहा यू एंड आई इज एम आर डूइंग माई या फिर योर वर्क। तो आप क्या कहेंगे सर, इसके लिए हमें क्या चुनना है? आप कहेंगे सर आपने हमें बताया 2-3-1, अच्छा काम कर रहे हैं, 2-3-1 लगाओ ना सर। तो ये अपनी जगह सही है। यहाँ पर इनमें से कोई भी वर्ब आए, है ना भाई साहब, ये है तो सारी वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट है तो यू भी है ठीक, आई भी है ठीक, प्लूरल होने की वजह से आर हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस लिखे हुए आई की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ना तो माई ना फिर योर, इन दोनों में से कोई नहीं, आर हम लगाएंगे, बोलो हाँ। ये बात केवल तब तक वैलिड थी जब इन दोनों के बीच एंड कंजंक्शन आया, तब तक ये बात वैलिड थी। अब अगर इनके बीच आकर बैठ जाए प्रेपोजिशन, मैंने क्या बोला, अब इनके बीच आकर बैठ जाए अगर प्रेपोजिशन, बाबू ये हमारे सामने सब्जेक्ट है ना, अलोंग और विद अपने आप में क्या आकर बैठ गया इनके बीच, प्रेपोजिशन। ठीक है जी। अब प्रेपोजिशन के बाद ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इस लिखी हुई प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ। अब ऑब्जेक्ट अगर होने चाहिए तो इस ही को हटाकर हम यहां पर क्या लिखेंगे, हिम लिख देंगे, है कि नहीं? यहां पर इस आई को हटाकर एंड के बाद हम क्या लिख देंगे, मी, तभी तो भाई ये इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब इस लिखे हुए दे यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हमें एम नहीं, यहां पर क्या लिखना होगा भाई, आप कहेंगे गुरुदेव हमें यहाँ आर लिखना होगा, ये भी समझ में आ गई। अब इस दे के अनुसार आर यूज हुआ है तो भाई इस दे के अनुसार यहां पर हमें प्रोनाउन यूज करना होगा। तो ना तो माई ना आर ना हिज, हमें इन सबको छोड़कर दे के अनुसार ही लिखना होगा, क्या चीज, देयर। ठीक है भाई, ये इतना प्यारा सवाल है जिस मेरे भाई ने नाउन को ठीक से देख लिया, जिस मेरे भाई ने प्रोनाउन की बिल्कुल शुरुआती स्लाइड अच्छे से समझ ली, वो भाई इन क्वेश्चंस को बहुत मजे से उड़ाएगा। ठीक है, ओके। चलिए मेरे भाई, मैं एक छोटी सी सिचुएशन और आपको समझा देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचे अरे मुझे आता है हटाओ स्किप करूँ, आप अपना नुकसान कर लोगे मेरे भाई। हर चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझा, क्योंकि मेरी आदत है हर चीज़ को एक सीक्वेंस में आप लोगों को समझाऊं। नाउन अच्छे से समझ आए प्रोनाउन आ जाएगा, प्रोनाउन अच्छे से समझ आए तो एडजेक्टिव समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस सवाल पर दिमाग लगाना। यू एज वेल एज कार्तिक हैज टू सबमिट हिज क्लास वर्क ऑन टाइम। देखिए सवाल कितना मजेदार है, यू के साथ मैं इस एज वेल एज को चाहे प्रेपोजिशन चाहे कंजंक्शन कुछ भी तरह यूज करूं, नहीं फर्क पड़ता हमारी सेहत पर। हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है, यू के अनुसार हम जानते हैं हैव का हमें यूज करना पड़ेगा। अब मेरे भाई इसी यू के अनुसार हमें यहाँ हिज नहीं योर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन 4, शी नोज, वह जानती है। इस नोज का सब्जेक्ट शी है ना, एक्शन वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट आता है। वह जानती है कि, दैट अपने आप में कंजंक्शन है। द बॉयज एक्सेप्ट हर फ्रेंड, है ना, ये हमारे सामने दैट कंजंक्शन के बाद अगला सब्जेक्ट आ गया भाई। ठीक है जी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द बॉयज ये सब्जेक्ट हो गया। एक्सेप्ट हम जानते ही हैं प्रेपोजिशन है, ये हमारे सामने प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। अब मेरे दोस्तों बॉयज अपने आप में प्लूरल अगर है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैज हटाकर हमें क्या लिखना होगा मेरे भाइयों, हैव लिखना होगा। हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी करेक्ट हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगले सवाल पर आते हैं भाई। राखी मोर देन मी, आगे क्या लिखा है, इज एम आर एक्टिव इन दिस प्रोजेक्ट। देखो अब यहां ना एक छोटी सी चीज हमें समझनी है, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। मैंने क्या कहा, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। अगर मैं शक्ल की तुलना शक्ल से करूं सही हो जाएगा, हाइट की तुलना हाइट से करूं हो जाएगा, शर्ट की तुलना शर्ट से करूं हो जाएगा। समझ रहे? कुल मिलाकर हमें यहां पर एक छोटी सी बात समझनी है मेरे भाइयों कि सब्जेक्टिव केस की बीच अगर कोई भी कंपैरिजन वाली डिग्री हमें देखने को मिलती है तो मेरे भाइयों हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से करते हैं।
अगर ऑब्जेक्टिव केस के बीच कोई कंपैरेटिव डिग्री हमें देखने को मिले तो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। अब मेरे नन्हे भाइयों, राखी हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं? मोर देन कंपैरेटिव हमारे सामने मामला तैयार कर रहा है कि नहीं? अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। यहां पर मैंने थोड़ा जल्दी कर दी, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमें किसके साथ लगाना होगा भाई? आप कहेंगे गुरुदेव हमें ना सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ लगाना होगा, यानी कि इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ मी को हटाकर आई लगाना होगा, जो कि क्या होगा? सब्जेक्ट, है ना। अब देखो आपको थोड़ी सी बात ध्यान होगी, तो आपको क्या लिखा है यहाँ पर, लेकिन वर्ब का अग्रीमेंट पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो भाई इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? इज, तो एम भी गया और आर भी गया, इजी हो गया मैन, ठीक है। चलिए भाई अब रूल नंबर 5 पर चलते हैं। कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों के एग्जामिनेशंस में, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर बनाए जाए तो ऐसी कंफ्यूजन्स, कुछ फ्रेजेस की कंफ्यूजन्स आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। कैसे? देखिए मेरे भाइयों, बड़े प्यार से पहले इनके मीनिंग को समझो, फिर क्वेश्चंस बनाने सीखेंगे। देखो, इन फ्रेजेस को एग्जाम्स में कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखी है ताकि आप इनको आराम से समझ सके, गलती ना करें, ठीक है ना जी। अब हमारे सामने अगर लिखा हुआ मिल जाए योर फेवर, तो योर फेवर का मतलब क्या होता है? सर सर इसका मतलब हमें समझना था आपका या आपकी, और फेवर का मतलब क्या होता है? दया। तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है? आपकी काइंडनेस, यानी कि आपकी दया। हिंदी में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी दया, ठीक है जी। अब हमें समझ में आता है फेवर फ्रॉम यू, है ना, यानी कि आपके द्वारा किया गया फेवर, है ना। ये ज्यादा सेंसिबल होता है, इसका मतलब होता है आपके द्वारा की गई मदद, ठीक है जी। आप किसी भी इंसान के दया के लिए नहीं कभी भी थैंक्स कहते। आप किसी भी इंसान के सामने जाकर दया के लिए कभी भी मतलब थैंक्स नहीं कहते। जो उसने आपके लिए मदद की है उसके लिए आप थैंक्स कहते हैं, ठीक है ना। दया तो भगवान करता है मेरे भाई, ठीक है। आओ एक और समझते हैं। आपके सामने यहां लिखा योर लीव, योर लीव का मतलब क्या होता है? आपकी छुट्टी, है जी। आपकी छुट्टी नहीं, नहीं, ये तो अलग मीनिंग बन गया। फिर हमारे सामने क्या आता है? अ लीव ऑफ यू, अ लीव ऑफ यू का मतलब क्या होता है? विदाई, ठीक है ना, आपसे विदाई। आप किसी के घर पे गए, आप वहां से फ्री होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप क्या वाक्य कहेंगे? मे आई टेक योर लीव? नहीं, 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 आपको ये कहना होगा मे आई टेक आ लीव ऑफ योर्स, ठीक है जी, या आ लीव ऑफ यू, दोनों के अलग मीनिंग बन जाते हैं। योर सेपरेशन, इसका मतलब होता है आपका काटा जाना, आपका सेपरेशन, ठक 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 ठक, आपको काट दिया या आपको बांट दिया, आपको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। नहीं सर, ये तो गलत हो जाएगा। ये सभी फ्रेजेस अपने आप में गलत है मेरे भाई, ठीक है जी। सेपरेशन फ्रॉम यू का मतलब आपसे दूर होना, ठीक है, ठीक है। तो किसी से अगर मैसेज पर आप बात कर रहे हैं ना, तो आप ये कहने नहीं कह नहीं आज की बात की आई कैन नॉट बियर योर सेपरेशन, तो आप उसको कटवा दे रहे हो भाई साहब। आप ये कहेंगे आई कैन नॉट बियर द सेपरेशन फ्रॉम यू, आपसे दूर होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन्हीं से जुड़े कुछ सवाल हैं, जरा बनाकर देखते हैं मेरे भाई। आइए अब मेरे साथ डिस्कस करेंगे। हिज फेवर इज नॉट गुड फॉर अस, उसका फेवर, सर उसका फेवर नहीं, उसके द्वारा की गई मदद हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? द फेवर फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे बस। द फेवर फ्रॉम हिम इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं भाई। आई वुड टेक योर लीव नाउ बिकॉज आई हैव टू अटेंड अ प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं आपसे विदाई चाहूंगा, तो सर आपकी छुट्टी नहीं मांग रहा हूं, आई वुड लाइक टू टेक द लीव ऑफ यू, ठीक है ना जी। आप यहां द को हटाकर अ लीव ऑफ यू भी कह सकते हैं, कोई भी इशू नहीं उसमें, ठीक है ना जी। ओके, सवाल अगला है। प्रीति कुड नॉट बियर, प्रीति नहीं सहन कर सकी, बर्दाश्त नहीं कर सकी कबीर का सेपरेशन, कबीर का सेपरेशन, ये वो प्रीति है कबीर सिंह, बेख्याली में भी ख्याल आए हैं, वापिस आ जाओ पढ़ लो भी थोड़ी देर। तो प्रीति बर्दाश्त नहीं कर पाई कबीर का सेपरेशन, कबीर को काटा जाना। अरे क्या बात कर दी भाई, तो आप क्या कहेंगे? कुड नॉट बियर, बियर का मतलब यहां BEAR, बियर अपने आप में भालू तब निकल कर आता है जब ये नाउन है, और बियर अपने आप में वर्ब तब निकलता है जिसे हम कहते हैं टू टोलरेट, बर्दाश्त करना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ये आप लोगों के होमोफिन होमोनिम्स होमोफोन्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना।
ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, द सेपरेशन फ्रॉम कबीर। बहुत प्यारे सवाल आते हैं पेपर में, बिकॉज शी लव्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द साइट ऑफ मी इज परफेक्ट। देखो, साइट ऑफ मी की अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब क्या होता है, मेरा दिखा जाना। देखो ये समझना ध्यान से, ऐसे हिंदी है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप मनाली घूमने गए हुए हैं, आप मनाली घूमने गए हुए हैं, तो मनाली घूमते घूमते घूमते, ठीक है जी, आप कभी इधर कभी उधर, इधर उधर उधर, ठीक है ना जी, उसके बाद आप वापस अपने घर आ जाते हैं, ठीक है ना। आपका फ्रेंड आपको फोन करता हो, और भाई कैसा रहा मनाली में, नीली जैकेट में घूम रहा था। आप कहोगे नीली जैकेट में घूम रहा था, तुम्हें कैसे पता? तो वो आपको कहेगा मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा दिखा जाना मुझे याद है, तुम ब्लू जैकेट में थे, तुमने व्हाइट शूज पहने हुए थे और सिर पर लाल रंग की टोपी पहने हुए थे, समझे? तो ये क्या होता है, साइट ऑफ मी का मतलब मेरा नजारा, जो मैं आपकी नजरों में आया, ठीक है ना जी। ओके, यहां पर इसने कहा द साइट ऑफ मी इज परफेक्ट, दैट इज 6/6। सर यहां तो हम विजन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं माई साइट कह दूं तो इसका मतलब क्या होगा, विजन, आंखों की जो रोशनी है। तो यहां पर हमें आपको सब कुछ क्या कहना होगा भाई, आपको यहां कहना होगा माई साइट इज, ठीक है ना जी। आपको यहां क्या कहना होगा बेटा, माई साइट इज, यानी कि जो मेरी नजरें हैं वो 6/6 हैं और वो परफेक्ट हैं, ठीक है जी। ये बहुत प्यारे सवाल हैं भाई। अब चलते हैं मेरे भाइयों रूल नंबर 6 की तरफ, है ना। जेरेंड से रिलेटेड एक कंफ्यूजन, आपके एग्जामिनेशन में जेरेंड से रिलेटेड एक कंफ्यूजन पेपर में दी जाती है। देखो ध्यान से समझेंगे। देखिए, हम सभी लोग ये जानते हैं कि पजेसिव केस ही यूज किया जाता है किससे पहले, नाउन की से पहले, है ना। और ये पजेसिव केस किस चीज का काम करता है भाई, बिल्कुल शुरुआत में ही आपको बताया था। आप कहेंगे गुरुजी ये अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं माई या फिर माइन पेन, तो आप कहेंगे पेन गुरुदेव नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज करेंगे, ना कि इसका, ठीक है ना। हम ये जानते ही हैं कि माइन का मतलब ही माई पेन होता है। अब यहां से एक प्यारी सी चीज शुरू होती है। क्या चीज शुरू होती है, यहां से एक प्यारी सी चीज शुरू होती है। हमारे सामने एक नई चीज आती है जिसे हम कहते हैं जेरेंड। जेरेंड हम किसे कहते हैं भाई, जेरेंड, जेरेंड हम कहते हैं एक ऐसा नाउन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर बनाया है। फिर से सुनो मेरी बात को, जेरेंड क्या होता है भाई, आप कहेंगे सर जेरेंड अपने आप में एक ऐसा नाउन होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है ना जी। ओके, जो कि एक नाउन ही होता है, इसलिए इससे पहले हम किसको यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं, ठीक है भाई, इसी का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल समझ के चलते हैं। कंसीडर का मतलब इस बात को समझो, जैसे वी लाइक हिम या हिज सिंगिंग, ठीक है। देखो लाइक हमारे सामने एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है जी। हमें क्या पसंद आया, जो हमें क्या यानी कि व्हाट से आंसर दे वो नाउन होता है। हमें क्या पसंद आया भाई, व्हाट से आंसर देने वाला ये जो हमारे सामने है ये अपने आप में नाउन है। भाई हमें क्या पसंद आया, आपने कहा सिंगिंग पसंद आई। अब मेरे दोस्तों इस व्हाट यानी कि नाउन से ठीक पहले हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा भाई, पजेसिव केस लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है जी। एक और सवाल देखते हैं मेरे लाडले भाइयों, द टीचर अप्रिशिएटेड मी या माई ड्रॉइंग। अब ध्यान से समझना सर, हमारे सामने द टीचर इस लिखी अप्रिशिएटेड एक्शन वर्ब का क्या है, आप कहेंगे गुरुदेव ये सब्जेक्ट है। बड़ा आराम से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। टीचर ने क्या अप्रिशिएट किया, आपने कहा क्या का आंसर हम लोगों को किसने दिया, आप कहेंगे क्या का आंसर हमें नाउन ने दिया। अब इसी लिखे हुए नाउन से ठीक पहले में पजेसिव केस चाहिए, तो भाई सिंपल आंसर हो गया, करेक्ट है भाई। चलिए अच्छे से समझ आ गया। अब कुछ रूल्स के आधार पर सवाल बनाकर देखते हैं, दो क्वेश्चंस आपके लिए बनाकर दिखाएं। यू थिंकिंग चेंजेस एवरीथिंग इन योर अपोस्ट्रोफियस लाइफ। सबसे पहले तो हम ये जानते ही हैं कि ये नाउन हमारे सामने लिखा, इससे पहले हम पजेसिव क्या लेकर चलते हैं, एडजेक्टिव, है ना। तो अपोस्ट्रोफियस की जरूरत नहीं है, ये तो हम अब देखते ही उड़ा देंगे सर, ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों हम लोगों को क्या समझ में आया सर, यहां पर हमारे सामने चेंजेस है, एक एक्शन वर्ब है। इस एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, आप कहेंगे एवरीथिंग, ठीक है जी। यहां पर ये हमारे सामने प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का अपने आप में ऑब्जेक्ट है।
ये तो सारी बात समझ आ गई। अब अगर मैं पूछूं आपसे इस एक्शन वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे इस एक्शन वर्ब का ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, और हम जानते ही हैं सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब इससे पहले क्या यू का यूज करेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, योर। पॉजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज करेंगे। पहली बात समझ आई। अब दूसरी बात को समझते हैं। इस लिखे एप्रिशिएटेड को पकड़ लो भाई। एप्रिशिएटेड अपने आप में क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब से पहले द गेस्ट्स अपने आप में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब गेस्ट ने क्या एप्रिशिएट किया? तो आप कहेंगे सर ड्राइंग्स। ठीक है ना बाबू, इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने लिख दिया क्या चीज? ठीक है भाई, अब ड्राइंग्स अपने आप में क्या हो गया? इस लिखी हुई एक्शन वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट यानी कि जो कि नाउन है, नाउन से ठीक पहले हम क्या लिख देंगे? पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देख लिया आपने? ओके बच्चे, चलिए अब चलते हैं हम रूल नंबर 7 पर, यूसेस ऑफ इट। बिल्कुल शुरुआत में एक प्यारी सी बात मैंने आपको बताई, इट के साथ हम किस तरह की वर्ब का यूज करते हैं, तो आपको तुरंत याद आया सर इट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब आपको मैं एक शॉर्टकट दे देता हूं। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या कहना चाहते हो सर? देखो बाबू, सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब हमें इसके साथ इज, वॉज, हैज या वी1 के साथ एस या ई एस या डज का यूज करना होता है। आप कहेंगे सर हम इतनी सब बातों को कैसे याद करेंगे? तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूं। जितनी भी हमारे सामने सिंगुलर वर्ब्स हैं उन सभी के अंत में आपको एस ही दिखाई देगा। देखो ना प्यार से फिर से, इज, वॉज, हैज, वी1 के साथ एस एस या फिर डज, सबके अंत में एस एस ही देखने को मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, और जो हमारे सामने प्लूरल है, एस एस हटा के जो बच गए हमारे सामने आर, वर, ठीक है, हमारे सामने डू, हमारे सामने खाली वी1, ये सब प्लूरल परिवार के सदस्य हैं। ठीक है भाई, है ना? अब देखो ये तो खैर छोटी बात ही क्योंकि सर ये तो हमने बचपन में सीख ली थी, अब क्यों बता रहे हो? मेरे काम है आपको बेसिक से टॉपिक वाइज क्विक फिक्स सिखा देना। पहला पॉइंट एग्जाम में जो काम आएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे नन्हे बच्चों इट के साथ लिंकिंग वर्ब हमें देखने को मिले, लिंकिंग वर्ब को शॉर्ट में एलवी लिखेंगे हम। ठीक है, एलवी का बैग मत समझ लेना, पता चले हमारे बच्चे कोई ना एलवी का बैग मांग ले मुझसे, बहुत महंगा आता है भाई। इट के बाद लिंकिंग वर्ब अगर हमें मिले तो हम जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। बोलो हाँ, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट की तरह ही तो लिखेंगे। ठीक है भाई, हाँ कि नहीं? पहला एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे, इट इज आर हिम या ही एंड नॉट शी या हर। बताओ मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे? बताओ बताओ बताओ। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान सी बात समझ आ रही है, इट हमारे सामने लिखा है, इज सिंगुलर के साथ हम जाएंगे ना कि आर। करेक्ट हो गया, है ना सर? फिर आगे हम लोगों को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखना है, तो हमारे सामने इज के बाद ही हमने ठीक लिख दिया। एंड नोट के बाद हम यहां पर इसे कंजंक्शन की तरह लेकर चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम यहां पर इस सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो दोस्त इस ही के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? शी लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब आए मेरे दोस्तों दूसरे सवाल पर, है ना? दूसरा सवाल हमें क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना। अगर इसी इट के बाद एक एक्शन वर्ब देखने को मिले, शॉर्ट में मैं इसे एवी लिखूंगा। बिल्कुल शुरुआत में मैंने एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल और बारे में भी समझाया था। जब हम किसी काम को करते हैं या कोई काम अपने आप होता है, बारिश का होना, हवा का चलना, नदी का बहना, ये हैपनिंग वर्ब्स होती हैं, यानी कि खुद ब खुद होती हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सभी पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ये एक्शन आप कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जो एक्शन वर्ब हमारे सामने होती है ना दोस्त, इसके ठीक बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट ही लिखने का काम करते हैं और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। ठीक है ना? दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे, इट के बाद क्या लिखा? इंसल्टेड। ये अपने आप में एक एक्शन वर्ब, किसी का अपमान किया, अपमान करने में एक्शन किया भाई। तो एक्शन वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे हिम लगाएंगे। ठीक है ना? अब आगे एंड नोट हमारे सामने, यहां हिम के साथ अगर हम बात को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो सर फिर हम हर लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा मुझे थोड़ा सा सच बोलना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये रट लेते हैं इट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है।
तो मेरे दोस्त इसको ध्यान से पढ़ के जाना। अगर आप ऐसे रट के जाओगे कि इट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है तो बाबू पेपर में गड़बड़ करके आओगे, और मैं नहीं चाहता आपका एक नंबर भी कटे। विश्वास है ना मुझ पर? तो इस विश्वास को बनाए रखना मेरे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं दोस्त। अगर इट के साथ हम लोग वर का यूज करें, आप कहोगे सर आप चीटिंग कर रहे हो, थोड़ी देर पहले आपने कहा था सर इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अरे मेरे भाई ये इंग्लिश है, मजा आएगा, ध्यान से नई चीज भी समझो। इट के साथ हम वर यूज करते हैं इस वर के बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। आप कहोगे अरे बाबू ये तो गड़बड़ हो गई। ये केवल तब होता है, क्यों? क्योंकि वर अपने आप में निकलकर तो लिंकिंग वर्ब से ही आया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था एज एम आर वॉज वर, इनके साथ अगर कोई और वर्ब नहीं लिखी हो तो ये लिंकिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। इनके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, कब आता है आखिर? तो यहां पर ये बात आपको ध्यान से समझनी है, जब इमेजिनरी स्टेटमेंट बनानी हो। अब आप कहेंगे इमेजिनरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर इमेजिन किया जाता है, यानी कि जहां पर कल्पना की जाती है। मैंने क्या कहा जाती है? इमेजिनरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जहां हम कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं का मतलब क्या होता है बेटा? जहां हम सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं काश ऐसा होता, ठीक है, हकीकत में नहीं हुआ। अब ये वाली बात के लिए एक बार तीसरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। सनी देओल, सनी पाजी याद होगा, मां कसम छोड़ूंगा नहीं। सनी देओल एक्टेड, सनी देओल ने एक्ट किया, यानी कि उसने परफॉर्म किया। एक्शन वर्ब होगी ना हमारे सामने, बहुत अच्छे से। कैसे किया? बहुत अच्छे से किया। कौन सी फिल्म में? इन बॉर्डर, बॉर्डर मूवी में उसने बहुत अच्छे से किया। एज इफ, एज इफ का मतलब मानो, मानो का मतलब जैसे कि, मानो उसने ऐसा मान लिया जैसे ये हकीकत का ही एक युद्ध हो। हकीकत में तब था थी? अरे भाई हकीकत में तो था ही नहीं, हम सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो उसने कल्पना कर ली सच में ही ये युद्ध है। तो मेरे भाइयों अगर इमेजिनेशन की बात इट के साथ लिखी जा रही है तो वॉज नहीं, आपको इसके साथ वर का प्रयोग करना है, ठीक है जी। तो ये इट को लेकर 3 प्यारे प्यारे रूल्स हैं। तीनों के तीनों प्यारे रूल्स को एक बार ध्यान से देखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी आपको पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। अब बेटा 3 सवाल हैं, पहले टाइम लीजिए, बनाइए इन तीनों सवालों को। पहला सवाल कहता है इट वर देम, ठीक है जी। तो इट के साथ सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए, वर को हटाकर हम वॉज कर देंगे। लिंकिंग वर्ब होने की वजह से हम यहां पर सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, तो ये भी हमारी तरफ से गया। इट वॉज दे, कोई दिक्कत नहीं, ये वह वो थे। हु मेड द गेस्ट्स एंग्री, जिन्होंने गेस्ट्स को एंग्री कर दिया, गेस्ट्स को गुस्सा कर दिया, ठीक है जी। सवाल नंबर 2 हमारे सामने आता है द आर्मी सेड, है ना भाई, ये इस एक्शन वर्ब का सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। दैट हमारे सामने कंजंक्शन है। आगे हमारे सामने इट लिखा है, क्या लिखा बाबू? इट लिखा है। अब इट के बाद हमें क्या लिखना होगा? यह टेररिस्ट्स का अटैक था, तो बेटा ये तो अपने आप में सिंगुलर है, तो इट वॉज, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं? अब यहां टेररिस्ट्स लिखा है भाई, टेररिस्ट अपने आप में प्लूरल नाउन है। हमने नाउन वाली वीडियो में समझा कि किसी भी प्लूरल नाउन के साथ अगर एस लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफे के साथ हम उसके पोजेशन को मेंशन करते हैं। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। शी बिलीव्ड, शी हमारे सामने इस लिखी हुई एक्शन वर्ब का अपने आप में सब्जेक्ट है। उसने विश्वास किया, क्या? द स्टोरी एज इफ इट इज ट्रू, मानो ये सच हो। तो यहां पर फिर से अगर उसने माना है, ठीक है ना, अगर फिर से उसने माना है तो इसका मतलब ये इमेजिनेशन की बात होती है। भाई आपको कभी कभी आपका कोई भी फ्रेंड, मम्मी पापा आपको कहते हैं मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई, तो हकीकत थोड़ी है, तो सिर्फ सोचने की बात है भाई, है ना। तो यहां पर इज को हटाकर हम क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे, ठीक है। बहुत प्यारे सवाल हैं भाई, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे नन्हे भाइयों रूल नंबर 8 की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्सेस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? इसके बाद हमें वर्ब की जरूरत है या कुछ भी नहीं आए। मैंने क्या कहा? वर्ब आए या फिर कुछ भी नहीं आए। और अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह से, तो इनके बाद हमें नाउन लिखा हुआ चाहिए, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द के बारे में हमें ध्यान से रखना है एक छोटी सी बात, क्या चीज? ये पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट करने का मतलब क्या होता है? इशारा करते हैं,
इसी को हिंदी में हम कहते हैं इंगित करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कभी बचपन में मार्केट जब जाते थे तो मम्मी को कहते थे ये वाला खिलौना मुझे चाहिए, वो वाला खिलौना भी मुझे चाहिए, है ना। आप रात को बाहर निकलते थे, है ना, आसमान में देखे तो वो सब क्या है पापा, पापा कहते थे बेटा वो सब सितारे हैं जो आसमान में टिमटिमा रहे हैं, ठीक है ना। पापा वो क्या है जो चमक रहा है, तो आप कहते थे, पापा आपको बताते बेटा वो हमारे पड़ोस वाले अंकल शर्मा जी उनकी गंजी टाट चमक रही है, हर जगह चांद नहीं होता दोस्त है। आज मजाक कर दिया, खत्म, पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस दैट दीज दोज, बहुत मजेदार बात सिखाऊंगा, एक ही बार में आपको ध्यान आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। देखो ये जो दिस दैट दीज दोज है ना, बहुत ही प्यार से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं मेरे भाई। कैसे कनेक्टेड होते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो इस दिस की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, दिस ये नजदीक का है, एन का मतलब नियर, ये फार दूर का है। दीज की बात करता हूं तो सर दीज दोस्त के साथ ये नजदीक का है, ये दूर का है, ठीक है जी, नजदीक और दूर हो गया भाई, है ना। अब दूसरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है ना। दिस का अगर मैं बात करूं तो ये सिंगुलर है, ठीक है ना। दिस की अगर मैं बात करूं तो ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये इसका प्लूरल है, ठीक है भाई। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये सिंगुलर है, ठीक है भाई, और इसकी अगर बात करता हूं तो ये इसका प्लूरल है, ठीक है जी, बात समझ गए, ठीक है भाई। ये थोड़ा सीक्वेंस मेरी इस वीडियो को दोबारा से देखना, समझ आ जाएगा। अब मेरे भाई मजेदार बात को अपनी कंटिन्यू करते हैं। दोनों तरह से काम करते हैं, डिपेंड करता है इनके बाद क्या लिखा जाता है, ठीक है ना, इनके बाद क्या लिखा जाता है। अगर इन्हीं शब्दों के बाद वर्ब लिखी हुई होती है या कुछ भी नहीं लिखा होता तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गए, ठीक है। इन सभी शब्दों के बाद अगर हम लोगों को एडजेक्टिव नाउन लिखा हुआ नजर आता है तो ये अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। बहुत सिंपल सी बात है, क्या लिखा जाता है उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, दोनों एग्जांपल्स को समझते हैं। दिस के साथ इज लिखा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। अब बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके कॉम्प्रीहेंशन में या आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आते हैं, अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है। तो इनमें से किसी भी चीज को दोस्त बिल्कुल इग्नोर मत करना, आपकी नादानी आपके मार्क्स खा जाएगी एग्जाम में। मेरी बात को पूरी तरह से फॉलो करोगे तो मैं आपके मार्क्स नहीं कटने दूंगा, ठीक है। ओके बच्चे, आगे लिखा है माई ड्यूटी टू सर्व माई स्टूडेंट्स, है ना, यह है मेरा कर्तव्य कि मैं अपने बच्चों का सेवा करूं, बच्चों को अच्छे से कंटेंट सर्व करूं। अब यहाँ क्लास हमारे सामने नाउन है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दिस क्लास विल हेल्प यू स्कोर फुल मार्क्स, अच्छे मार्क्स के लिए ये आपको मदद करेगी क्लास। अब भाई ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट या दोज का ही, केवल दैट या दोज का ही यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं या इनका कंपैरिजन के लिए यूज होता है। दैट का यूज तब होता है जब सिंगुलर की बात कही जाए, दोज की तब बात करते हैं जब प्लूरल की बात हो, ठीक है ना जी। ये आप जान ही गए हैं कि दैट का प्लूरल दोज होता है, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा बैग है सुपीरियर किससे, दैट ऑफ योर्स, ठीक है जी। अब मेरा जो बैग है वो सुपीरियर है दैट ऑफ योर्स, ठीक है ना, यानी कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उन सभी की सभी चीजों के अंदर दैट, दैट का मतलब वो कौन, जो आपने यहां पर लिखा है। यहां पर दैट किसके लिए कह रहा है, जो बैग आपका है, ठीक है। एक बार इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ें पहले, अब मेरी बात समझिएगा। द होटल्स ऑफ पटना आर, ठीक है जी। ये तो मेरे दोस्तों प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। होटल्स की वजह से आर हमने लगाया। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर स्पेशियस देन, कंपैरेटिव डिग्री देन के साथ हमने लिखा दोज ऑफ शिमला, ठीक है ना। यहां पर होटल्स अपने आप में किस तरीके का है लिखा हुआ भाई, नाउन, आप कहेंगे प्लूरल, प्लूरल लिखा हुआ है, इसी वजह से यहां पर हम लोगों ने प्लूरल कैटेगरी का ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया। ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। इसकी हिंदी क्या निकलेगी, होटल्स पटना के ज्यादा स्पेशियस हैं उन होटल्स की बजाय जो शिमला में है। अच्छे से समझ आ गया मेरे बच्चों को। अब एक बार इन 3 क्वेश्चंस को बनाएंगे फटाफट से, टेक योर टाइम, स्क्रीन को रोकें, अपने क्वेश्चंस को बनाएं,
चलिए भाई अब मैं समझाता हूं। हिज फादर, सर ये नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव अपने आप में ठीक काम कर रहा है, ठीक है जी। हिज फादर डज नॉट लाइक, पसंद नहीं करते, यहां लाइक अपने आप में वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना, प्रेम करना। दिस काइंड्स, अब दिस के साथ हमारे सामने क्या लिखा हुआ है नन्हे बच्चों? आप कहेंगे सर दिस के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो दिस है तो सिंगुलर के साथ आना चाहिए। सिंगुलर के साथ अगर ये आ रहा है तो सर सिंगुलर की वजह से ये हम हटा देंगे, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दीज के साथ हम काइंड्स लिख दें, ठीक है ना। कुल मिलाकर इन दोनों के अरेंजमेंट सही हो, ठीक है ना जी। भाई सिंगुलर दिस है तो सिंगुलर काइंड आना चाहिए, अगर हमें काइंड्स करना है तो दिस का प्लूरल हम दीज लिख देंगे, वेरी सिंपल, दोज मत कर देना। थोड़ी देर पहले यही मैंने आपको बताया था, इसका प्लूरल ये, इसका प्लूरल ये, ठीक है। वेयर आर दोज बुक दैट आई हैड गिफ्टेड यू, वो किताबें कहाँ है जो बहुत पहले मैंने आपको गिफ्ट की थी। तो मेरे भाई आप यहां पर दोज के अनुसार क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे, या फिर दैट के साथ बुक कर दीजिए, एज योर नीड इज सेटिस्फाइड। यू कैन स्टे हेयर, आप यहां रह सकते हैं क्योंकि दीज रूम इज बेटर देन दोज वन, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। अब आप यहां रह सकते हैं, ठीक है जी, यहां रह सकते हैं, कौन, आप। तो जनरल सी बात अगर हम समझने की कोशिश करें, किसी इंसान को हम ये कहते हैं आप यहां रह सकते हैं तो वो एक ही तो कमरा लेगा भाई। तो सर ज्यादा सेटिस्फैक्टरी क्या होगा, रूम के अनुसार आप यहां इसे सिंगुलर बना दे, दिस रूम इज बेटर देन दैट। तो आप क्या कहेंगे, वन तो किसके लिए यूज हुआ है, वन का मतलब है यहां पर रूम, ये वन किसके लिए यूज हुआ है, रूम के लिए, ठीक है। अब सिंगुलर की बात कर रहा है तो यहां पर हमें दैट लिखना होगा, ठीक है जी। तो ये बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, एग्जाम में इनसे बहुत प्यारी प्यारी कंफ्यूजन पूछी जाती है दोस्तों। अब हम चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। ये तो हमारे नन्हे बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा वरना पेपर गड़बड़ करा देगा। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या लिखा है बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, सीधे रूल्स पर मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हिंदी में आपको समझाना चाहूंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी निकल कर आती है अपने आप को, ठीक है जी। इसकी हिंदी निकल कर आती है खुद को, ठीक है जी। इसका अर्थ निकल कर आता है क्या, अपने आप को या खुद को। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसके लिए ना दो तीन प्यारी प्यारी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। सबसे पहली बात, जो वर्ब की लिस्ट आपके सामने आगे आएगी, ठीक है ना, इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो, जिन वर्ब्स की मैं बात यहां कर रहा हूं, ठीक है ना जी, कौन सी वर्ब्स हैं, ये वाली वर्ब्स हैं, ठीक है ना जी। इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट में आई लिखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो, सब्जेक्ट में वी लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्व्स, सब्जेक्ट में यू लिखा है तो यू, देखो यू के अंदर एक मजेदार बात है, मेरे सामने अगर एक इंसान है मैं उसको भी यू कहूंगा, मेरे सामने एक से ज्यादा इंसान है तो मैं उन सभी को भी यू ही कहूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो मेरे नन्हे बच्चों अगर मेरे सामने एक इंसान है तो उस एक के लिए योर सेल्फ का रिफ्लेक्शन क्रिएट करें, अगर हमारे सामने एक से ज्यादा इंसान हो गए तो आप योर सेल्फ का यूज करेंगे। ही सब्जेक्ट के अनुसार हिमसेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा मेरे भाई, शी के अनुसार हर सेल्फ को रिफ्लेक्शन में कर लेके जाएंगे, इट के अनुसार इट सेल्फ का रिफ्लेक्शन, दे के अनुसार देम सेल्व्स का, और मेरे भाई वन के अनुसार वन सेल्फ का, ठीक है जी। ये रिफ्लेक्शंस हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब वो कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हमें ये काम करना पड़ता है, एक दो बार मेरे साथ पढ़ लो बस, है ना, दो तीन बार इसको पढ़ लो। इंट्रोड्यूस, रिकनसाइल, सेटिस्फाई, हर्ट, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने के बाद ऑफ कंपलसरी लिखना है, ध्यान रखिएगा। इंजॉय, प्रोस्ट्रेट, एक्सप्रेस, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत किसी के सामने लेट जाना, ठीक है ना। प्रेजेंट, प्राइड, प्राइड का मतलब घमंड करना। किल, एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्शन लगाकर हम फ्रोम लगाते हैं, ठीक है जी। प्रिपेयर, अवेंज, रिवेंज, बदला लेना। एडमिट, स्वीकारना। अकस्टम, आदत बनाना। एडजस्ट, एडमिट। एक्सर्ट, रिजाइन, एक्सर्ट एफर्ट्स लगाना, ठीक है ना जी। ये जितनी भी वर्ब्स मैंने अंडरलाइन की हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें, ठीक है जी, ओके फाइन। अच्छा भाई फिर हमारे सामने इसी का एक सुपरफ्लोस क्वेश्चन भी आता है,
इन्हीं का एक सुपरफ्लोस क्वेश्चन भी आता है। कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं, ठीक है ना जी, जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे स्लीप है, बेद है, बाबू इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, इसकी प्रोनाउंसिएशन बेद है, वर्ब की तरह। अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में बात, ये नाउन की तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है। स्लीप, बेद, कीप, शेव, क्लीन, हाइड, स्टार्ट, स्टॉप एटसेट्रा के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ना करें, ये सुपरफ्लॉस बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा रोककर स्क्रीन को। अब इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। बहुत प्यारे सवाल हमारे सामने आ गए हैं। राहुल गांधी, सर ये हमारे सामने इस लिखी हुई एक्शन वर्ब का सब्जेक्ट है। राहुल गांधी इंट्रोड्यूस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है ना जी। अब राहुल गांधी ने इंट्रोड्यूस किसे किया, इसका तो हमें आंसर ही नहीं मिला। अगर हमें इसका आंसर नहीं मिला कि राहुल गांधी ने इंट्रोड्यूस किसे किया, ठीक है ना। अब मान लो आप में से कुछ बच्चों को यह महसूस हो कि हमें क्या पता राहुल गांधी मतलब लड़का है कि लड़की है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। ऐसी सिचुएशन के लिए ही आपको नाउन वाली क्लास में बताया, अगर किसी के जेंडर पर डाउट हो तो आप उसे मैस्कुलिन प्रायोरिटी में डाल दीजिएगा। तो राहुल गांधी इस लिखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर आप लोगों को हिमसेल्फ लिखना होगा, ठीक है। अब मैं जानता हूं कुछ बच्चे इस बात को देखकर हंस रहे होंगे, आप कहेंगे क्या बात कर दी सर, राहुल गांधी के जेंडर को हम नहीं जानते, है ना सर। अगर यहां राहुल गांधी की जगह अगर नाम लिखा होता मार्क, ठीक है जी, अगर नाम लिखा होता शेवी, तो बताओ आप इसको लड़का मानते या लड़की मानते, ठीक है। आ गई बात समझ में मेरे भाई। तो आपको यहां पर इस नाम को देकर मैस्कुलिन प्रायोरिटी लेकर चलनी पड़ती है, ठीक है। हर बात के पीछे लॉजिक होता है दोस्त, ठीक है। द कैप्टन एंड द प्लेयर्स, देखो भाई ध्यान से समझना, कैप्टन के साथ क्या जुड़ गया है, एंड प्लेयर्स। तो एक कैप्टन और एक उसके प्लेयर्स प्लूरल हो गए। थर्ड पर्सन प्लूरल किससे रिफ्लेक्ट किया जाता है, दे से। तो भाई साहब यहां हिमसेल्फ क्यों लिखा जाएगा, आप यहां पर लिखेंगे themselves from the meeting with the BCCI. He accept the students enjoyed in the party yesterday. सबसे बेहतरीन सवाल लगा मुझे, पता है क्यों, क्योंकि मेरे लाडले बच्चों ने ना ये पकड़ लिया कि सर ये एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है और द स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसका आने वाली वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन हो गए साहब, ही। अब ही के अनुसार ही इंजॉयड लिखा है, सर उसने क्या इंजॉय किया, इन द पार्टी। तो हमारे सामने कहाँ का आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है, ये व्हेन का आंसर दे रहा है, यानी कि इसके पास अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब इस ही के अनुसार इसके ऑब्जेक्ट के लिए हमें रिफ्लेक्शन क्या लिखना पड़ेगा, हिमसेल्फ, ठीक है भाई। अब जिन बच्चों ने इस वीडियो की स्टार्टिंग वाले वो क्वेश्चंस बनाने नहीं सीखे, वो बच्चे यहां फंस जाएंगे, वो यहां पर स्टूडेंट्स को देखकर देमसेल्व्स करके आएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैं फिर कह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरी हर एक क्लास आपको सीक्वेंस में कनेक्टेड मिलेगी। आप किसी भी चीज को अगर इग्नोर करके चलेंगे तो आगे जब मैं क्वेश्चंस का लेवल उठाऊंगा वहां आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हर चीज को दोस्तों सीक्वेंस में समझें। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हों, लेकिन कनेक्टिंग वे में जब चीजें फंसाती हैं तो वहां आपके मार्क्स कटते हैं, उसको आप संभल के चलें। अब सवाल आता है, गंगाधर है ना, शक्तिमान वाला गंगाधर स्टॉप्ड हिमसेल्फ। तो आप कहेंगे सर ये हमारे सामने इसको ऑब्जेक्ट की, अगर गंगाधर ही रुका है तो फिर उसको रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। आगे आता है क्या चीज, रजनी, मैं इसको सजनी पढ़ रहा था, ओ माय गॉड। रजनी वॉज हाइडिंग। अब रजनी अगर छिपी हुई थी तो रजनी खुद को ही तो छिपाई बैठी है, हर सेल्फ की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना जी। ये वर्ब की कैटेगरीज वाला जब हम टॉपिक आपके साथ पढ़ेंगे तो वहां इसको और डिटेल में डिकोड कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 10 पर आ गए हैं हम, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसको समझने के लिए मैं आपको एक हिंदी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं अगर कहूं राहुल बाहर खड़ा है तो आप कहेंगे सर राहुल एक प्रॉपर नाउन है, किसी इंसान का अपना नाम है। राहुल को हटाकर अगर मैं आपको कहूं एक लड़का बाहर खड़ा है, आप कहेंगे सर ये कॉमन नाउन हो गया, लड़का कोई भी हो सकता है। अब अगर मैं ये कहूं वह बाहर खड़ा है, तो इस वह का मतलब कोई भी एक लड़का है जिसके लिए आपने प्रोनाउन का यूज किया। राहुल, वह, लड़का सब हटाकर मैंने कहा कोई आपको बाहर बुला रही है। आप एकदम से खुश हो गए, कोई मुझे बुला रही है सर,
हटाओ आपकी क्लास, बंद करो क्लास, मुझे बाहर जाने दो। आप भागे भागे बाहर गए, बाहर गए, आपने देखा एक सुंदर सी एक औरत है, ठीक है, सफेद बाल उसके यूं बिखरे पड़े हैं, सफेद साड़ी, जाबड़े से बाहर उसके भाई दांत निकले हुए हैं, मुस्कुरा रही है, हा 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 हा, इतने बड़े बड़े उसके नाखून, हा 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 हा। आपने पूछा अरे तुम कौन हो? उसने कहा मैं भूतनी हूं। आपके अंदर का भी रंजीत जाग गया, आपने भी एकदम से कह दिया भाई साहब भूतनी हो तो चिपक जाना रे, है ना। अब मजाक से वापस आ जाओ, है मजा आ गया गुरुजी। इंडेफिनेट का मतलब होता है जो आइडेंटिफाइड नहीं होते, जिनकी आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं होती, आइडेंटिफाइड नहीं होती। तो मेरे दोस्त इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात अगर हम करते हैं, ये हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं, इसको तो बिल्कुल मत भूल जाना, सिंगुलर ही रहते हैं ये, ठीक है, ओके। अब ये बनते कैसे हैं? सम, सम के साथ आप बडी, थिंग या वन जोड़ लो, समबडी, समथिंग, समवन। एवरी के साथ बडी, थिंग, वन जोड़ लो, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन। नोबडी, नथिंग, नो वन। एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। ये सभी के सभी सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है जी। अब ये जब सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ आती है क्या चीज? सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर कैटेगरी का प्रोनाउन या सिंगुलर कैटेगरी का एडजेक्टिव इनके साथ यूज होता है, ठीक है जी। छोटे छोटे 3 सवाल यहीं आपके सामने हैं, एक बार स्क्रीन को रोकें, बनाकर देखें। एवरीवन यानी कि हर एक की बात कही है, सिंगुलर होने की वजह से एवरीवन इज रेडी फॉर, सर अब यहां पर देखोगे एवरीवन, अब इसका जेंडर क्या है भाई? क्या ये मैस्कुलिन है? क्या ये फेमिनिन है? क्या ये न्यूटर जेंडर है? क्या ये कॉमन जेंडर है? आप कहेंगे सर हमारी तो कॉमन जेंडर समझ आया। तो मेरे नन्हे से प्यारे से बच्चों, ये कॉमन जेंडर, नाउन वाली क्लास दोबारा से देखिएगा, कॉमन जेंडर की प्रायोरिटी के अनुसार हम लोग यहाँ पर ही, हिज, हिम के अनुसार भाई नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है जी। कनेक्टेड है हर चीज, ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट, आप शुरू करें इससे पहले ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दैट नथिंग आर, नथिंग क्या हुआ? सर नो के साथ थिंग जोड़ा, इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर है तो आर को हटाकर इज लगा देंगे, खत्म। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव, ठीक है जी। सवाल अगला है, नोबडी कैन नॉट डाई। आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो नोबडी के अंदर नो तो जुड़ा है, तो नो के साथ क्या हम आने वाले सेंटेंस में नोट का यूज करेंगे? अरे भाई बताओ ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई पेपर में नोबडी के साथ आपको नोट देखने को मिले तो ये गलत होता है। नोबडी कैन डाई हंग्री, कोई इंसान भूखा नहीं मरता, मेरी बात समझ में आ रही है? नोबडी कैन डाई हंग्री, ठीक है। अब इस नोबडी को लेकर एक बार ध्यान से सोचकर बताओ, क्या यहां पर ये दे सही यूज हुआ है? आप कहेंगे सर ये फिर से वही कॉमन जेंडर वाला लॉजिक आपने लगा दिया, हम इस दे को हटाकर यहां ही लगा देंगे, मैस्कुलिन प्रायोरिटी रख देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? बस आपको यही ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। सर बडी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये पर्सन है, वन को जोड़ते हैं तो ये पर्सन है, अगर इनके साथ थिंग हमें जुड़ा हुआ देखने को मिला तो थिंग का मतलब क्या है? हम इसके लिए इट को चुनेंगे, ठीक है भाई। नथिंग के लिए इट, एवरीथिंग के लिए इट, समथिंग के लिए इट, एनीथिंग के लिए इट, ठीक है भाई। आओ भाई अब रूल नंबर 11 को समझते हैं मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट लॉजिक। अब आप कहोगे अरे सर प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, ये कहाँ चले गए? मैं आपके नजदीक पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे आपकी कनेक्टिंग सेंस को क्रिएट कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम है जो प्रोनाउन से ही निकले हैं, ठीक है ना, प्रोनाउन रिलेटेड ही बात कर रहा हूं भाई, प्रोनाउन ही पढ़ा रहा हूं, प्रोनाउन से बाहर नहीं जाऊंगा। देखिए आप सभी के सामने यहां पर 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी। यहां पर आप सभी के सामने 5 पॉइंट्स लिखे, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहला नियम है वन, अगर वन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो ये वन अपने आप में एक जनरल सेंस कन्वे करता है, ठीक है ना, यानी कि जनरली सभी, ठीक है ना। जनरली सभी की बात यहां पर कही जाती है, सभी के सभी जो लोग हैं ना वो अपने आप में जो है इस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे मामले में वन का बिहेवियर एक है ना, तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज करते हैं और वन की ही फॉर्म का यूज करते हैं। वन की ही फॉर्म का यूज करने का मतलब भाई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में हम वन का यूज करेंगे, पॉजेसिव केस में हम वंस यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव केस में हम वन सेल्फ यूज कर लेंगे, ठीक है भाई भाई, ठीक है जी, ओके। भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इसको यूज करेंगे, पॉजेसिव के लिए इसको यूज करेंगे और वन सेल्फ के लिए रिफ्लेक्सिव, खत्म होगी बात।
जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस डेस्टिनी, नाउन से पहले पॉजेसिव केस, ठीक है ना। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी जिम्मेदार होता है उसकी डेस्टिनी के लिए, उसके भाग्य के लिए, कि उसको भाग्य में क्या मिलेगा। तो इसका मतलब ये सभी पर अप्लाई है, चाहे आप किसी लड़के, लड़की, औरत, मर्द, बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, हर किसी पर ये जनरल सेंस कन्वे कर रहा है। अब यहां से बात थोड़ी सी बदल गई। कैसे बदल गई? अगर मैं किसी सिंगुलर नाउन के साथ वन को जोड़ता हूं तो भाई ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं। एडजेक्टिव का काम कैसे करता है? ये संख्या बताने पर आ जाता है, संख्या एक की बात करता है। किसकी बात करता है फिर भाई? एक की बात, है ना। यानी कि वन के साथ सिंगुलर नाउन है तो भाई सिंगुलर वर्ब ही हम यूज करेंगे, और इसी के साथ सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज हम करेंगे, ठीक है ना जी। और वो भी किसके अकॉर्डिंग? जो ये लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ये आएगा। देखो उदाहरण से समझ में आएगा, इसको पढ़ के देखते हैं। वन लाइनस, लॉयन की बीवी को लॉयनस कहते हैं, शेरनी। एक शेरनी वॉज हाइडिंग इट्स, है ना, ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है? इस लॉयनस के लिए। वन लॉयनस वॉज हाइडिंग इट्स कब्स बिहाइंड द ट्री, एक शेरनी अपने जो शेर के बच्चे होते हैं उसको पेड़ के पीछे छिपाई हुई थी। करेक्ट हो गया। यहां इस वन का मतलब एक संख्या है। इसी के जैसे मिलते जुलते दो नियम ये हैं। ईच प्रत्येक होता है बेटा, है ना जी। हमारे सामने कोई एक छोटा ग्रुप है, उसमें हर एक की बात करती जाती है। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। फ्रैक्शनल समझ जल्दी आ जाएगा ना, एक बटे दो, दो में से एक हो गया। नाइदर मीन्स दो में से कोई भी नहीं। ये अपने आप में जब ये जब अपने आप में सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो इनको सिंगुलर वर्ब के साथ, ठीक है जी। और क्योंकि इनकी हमें जेंडर नहीं पता तो जेंडर, कॉमन जेंडर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी हम ही, हिज, हिम के ही फॉर्म का यूज करते हैं, जैसी जरूरत वैसा प्रयोग। उदाहरण समझते हैं, ठीक है जी। उदाहरण से समझने का काम करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, हमारे सामने लिखा है आइदर के साथ ऑफ, ठीक है ना। पहले मैं इससे ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ये एग्जाम्पल एक्चुअली इसके लिए लिखा है मैंने, ठीक है ना। मैं अगर आप सभी के सामने कह रहा हूं इस प्यारी सी बात को यहां से हटाकर, ठीक है ना, इस प्यारी सी बात को यहां से थोड़ा सा आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। आइदर का मतलब हमें क्या समझ आ रहा है? हमारे सामने दो इंसान हैं, ठीक है ना जी। अगर मैं इससे पहले एक छोटा सा सेंटेंस लिख देता हूं, मी ने कहा वी हैव राधा एंड प्रिया, वी हैव राधा एंड प्रिया, हमारे पास राधा और प्रिया है। अब यहां आइदर कहने का मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई भी एक आप उठा लो, चाहे राधा को आप इस जॉब के लिए उठा लो, चाहे प्रिया के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब आइदर का मतलब दो में से कोई भी एक, सिंगुलर हा, इज आ गया, एलिजिबल टू अपीयर इन द इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू में उपस्थित होने के योग्य है, ठीक है जी। ओके बच्चे, अब हमारे सामने दूसरी बात आ रही है, कौन सी? अगर ईच आइदर नाइदर, ठीक है, अगर ईच आइदर नाइदर के साथ इनको हम यानी कि इन सभी को कैसे यूज कर रहे हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। देखो भाई, तो किसके साथ आएंगे? सिंगुलर नाउन के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि सिंगुलर नाउन से पहले ये अगर आ रहे हैं तो ये सभी के सभी अपने आप में किस चीज का काम करेंगे मेरे भाई? किस चीज का काम करेंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर ये अपने आप में ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। आप सिर्फ एडजेक्टिव ध्यान रखना, इसका मतलब प्रत्येक, इसका मतलब दो में से एक, इसका मतलब दो में से कोई भी नहीं। जब एक की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर ही नाउन आए, सिंगुलर ही वर्ब, और सिंगुलर नाउन आई मीन सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज करें। उदाहरण से समझते हैं, ईच के साथ बॉय कैसा लिखा गया? सिंगुलर, ठीक है ना जी। यानी कि प्रत्येक लड़का, सिंगुलर होने की वजह से इज आ गया, है ना। इसी लड़के के सिंगुलर होने की वजह से यहां पर हिज लिख दिया। ईच बॉय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि प्रत्येक लड़का इस बात पर भरोसेमंद है कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उस पर उसको भरोसा है, ठीक है। अब ये रूल थोड़ा तगड़ा है क्योंकि ये सभी चीजों को क्रॉस कर रहा है भाई। वन, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, चारों शब्दों को देखें, वन, ईच, आइदर, नाइदर के साथ अगर ऑफ लिखा मिले तो इनके बाद ऑफ लिखने के बाद जो भी नाउन आए वो प्लूरल ही आए। मेरा यहां कहने का मतलब नाउन की जगह अगर यहां प्रोनाउन भी लिखा हुआ मिले तो वो भी प्लूरल ही हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। सोचो जरा क्यों? सोचो जरा क्यों वर्ब सिंगुलर क्यों आएगी? तो आपके पास इसका बहुत ही प्यारा आंसर है। आप क्या कहेंगे? सर देखो, ये ऑफ हमारे सामने प्रेपोजिशन है,
प्रेपोजिशन के बाद ये हमारे सामने क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के नाम पर ये सारे के सारे प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बचे। अरे बोलो हाँ। जब ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे सामने प्रोनाउन है, ठीक है ना जी, और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो हम थोड़ी देर पहले पढ़कर ही तो आए, ये सिंगुलर ही तो है। बोलो हाँ। जब ये सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसी आएगी मेरे दोस्त, आप कहेंगे सिंगुलर ही तो आएगी सर, अब तो हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है जी। तो फिर जब ये सिंगुलर वर्ब आ रही है तो जो आने वाला प्रोनाउन या एडजेक्टिव वो भी कैसा ही आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ठीक है। अब मेरे नन्हे प्यारे भाइयों, एक बार इस लिखे हुए सवाल पर हम ध्यान लगाते हैं। देखो ये जरा क्या लिखा है, सवाल को पहले ध्यान से एक बार पढ़कर देखें, मजे से एक बार सीखने की कोशिश करें। नीदर ऑफ द रूम्स, यानी कि हमारे सामने जो रूम्स हैं वो दो हैं, उन दोनों में से, नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, ये 0/2 हो गया, सिंगुलर ही माना जाएगा। तो इज हमने कह दिया है ना, नीदर ऑफ द रूम्स इज क्लीन सो दे कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। तो सर यहां पर जब दो में से एक होने का मतलब ये अपने आप में सिंगुलर हो गया है, इसी वजह से इस सिंगुलर होने की वजह से दे हम यहां क्यों लगाएंगे, हम यहां पर क्या लगाएंगे भाई, हम यहां पर इट लगाएंगे, इट कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। समझ गए, ध्यान रखना मेरे भाई। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, टेक योर टाइम, आराम से इनको बनाकर देखो, स्क्रीन को रोको, क्वेश्चंस को पढ़ो, बनाकर देखो। आइए जी, पहला सवाल बनाते हैं। वन ऑफ माई, सर वन ऑफ के बाद जो भी लिखा जाए वो प्लूरल लिखा जाए। वन हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर होने की वजह से लिव नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग लिव्स हमें लिखना होगा, है ना। मेरे दोस्तों में से एक कनाडा में रहता है, ठीक है ना जी। दे, सर जब दोस्त में से एक की बात कही है तो दे नहीं, कॉमन जेंडर होने की वजह से, है ना। इसका मतलब क्या होता है, दोस्तों में से एक, दोस्तों में से एक, दोस्तों में से एक की बात कही है ना। अब दोस्त अपने आप में कॉमन जेंडर होता है, तो सर कॉमन जेंडर की प्रायोरिटी ही, और ही के अनुसार इज। क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ दिस बॉय हैज। अब आप लोगों को ये चीज याद आएगी मेरे बच्चों कि इसके साथ अगर ऑफ लगाते हैं तो जो भी नाउन या प्रोनाउन आए वो प्लूरल ही आए, है ना। तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, पहले तो मुझे यहां पर बॉयज करना होगा, बोलो हाँ। अब बॉयज के साथ दिस नहीं आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ठीक करो भाई, प्लूरल होने की वजह से दिस का प्लूरल मुझे लिखना होगा, क्या चीज, दीज। ईच ऑफ दीज बॉयज, अब ईच हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का सब ऑब्जेक्ट है, तो ईच की वजह से, प्रत्येक की वजह से हैज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे हमने देखा हैज बीन स्कोल्डेड बिकॉज दे हैव बीन मिसबिहेविंग, वो मिसबिहेव कर रहे थे भाई बहुत देर से। अब यहां लड़कों में से हर एक की बात कही है, तो दे को हटाकर हमें यहां ही लिखना होगा, इसकी जगह में हैज लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। पूरी क्लास को एक बार दोबारा से जरूर देखिएगा, हर चीज आपको कनेक्टेड फील होगी दोस्त। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। संजू ने कहा कि, ठीक है ना, यहां पर ये हमारे एक्शन वर्ब है, ये हमारे सामने इसका सब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन है, नीदर शूज। अब ये फंस गया सवाल, नाउन वाली क्लास में बताया था कि शूज हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या कहना होगा, नीदर के साथ लिखना होगा पेयर ऑफ शूज, आइडेंटिकल पार्ट्स वाला लॉजिक है ना भाई। अब मेरे भाई ये ऑफ के साथ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर पेयर हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो नीदर के साथ पेयर बिल्कुल ठीक मैच कर गया, पेयर की वजह से यहां वर नहीं, क्या कर देंगे हम, वॉज कर देंगे। आगे लिखा है यूजफुल फॉर द ओकेजन बिकॉज दीज, फिर से गड़बड़ हो गई, आप पेयर की बात कर रहे हो तो दीज ना कहकर आप इसकी जगह क्या कहेंगे, बताओ बताओ बताओ। तो आप कहेंगे सर शूज के लिए अगर पेयर की तरफ हमें जाना है तो इट, और सर यहां पर सिंगुलर लेकर चलते हैं हम, इट के साथ वर नहीं, वॉज, इट वॉज फॉर रनिंग। करेक्ट हो गया। सबसे बेहतरीन सवाल होगा आप लोगों के लिए, मैं जानता हूं, क्योंकि इसमें अब तक की सारी चीजों को हम लोगों ने घुमा दिया है। लॉन्ग लाइफ इज गुड, ये बहुत बार पेपर ने भी दिया है ना, लंबी जिंदगी अच्छी होती है अगर कोई भी इंसान खुश है और उसके दोस्त हैं उसके साथ। पॉइंट समझने की कोशिश करना। सर यहां पर जनरल सेंस का मीनिंग तैयार हो रहा है जो सभी पर अप्लाई है, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई मतलब आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो। लंबी जिंदगी
हर किसी के ऊपर अप्लाई है। तो ही तो नहीं करेंगे हम, यहाँ पर वन कहेंगे, वन के साथ इज बिल्कुल फिट है। वन इज हैप्पी एंड हैज, सर इसी वन सब्जेक्ट के अनुसार हमें पजेसिव केस लिखना होगा। वन अपोस्ट्रोफ एस, वंस फ्रेंड्स विद, तो क्या कहेंगे आप, सर इसी के अकॉर्डिंग तो सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ हिम नहीं विद। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर विद के साथ यहाँ वन लिख दिया है, चला लेंगे सर किसी भी तरीके से काम, ठीक है ना, लेकिन यहाँ उसके साथ, खुद के साथ, तो यहाँ पर वन के साथ हमें खुद के साथ के हिसाब से वन सेल्फ कर देना है। वेरी इजी। आइए मेरे दोस्तों, मैंने आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं देखा जो अच्छे लेवल का बना हुआ हो और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आपको ना दिया जाए। ये रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको क्लोज टेस्ट और पैराजंबल में भी मदद करता है। तो ऐसा मैंने कोई पेपर नहीं देखा जिसमें इसका लॉजिक आपको मदद ना करे, तो इसको तो बहुत ध्यान से हमें समझना होगा। ठीक है ना जी। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या, पहले मैं एक जनरल सी बात आपको समझा देता हूं। ये एक हमारे सामने क्लॉज लिखा है, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में एंटीसीडेंट कह देंगे। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्व पद बाबू, एंटीसीडेंट का मतलब पूर्व पद, जो किसी से पहले आए, पूर्व पद पहले आने वाला, ठीक है ना, जिसके बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा टू द पॉइंट बात आपके सामने है। ठीक है मेरे भाइयों, ओके। सर रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, जिसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये वाली बात समझ आ गई। अब मेरे भाइयों पहले पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे, एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है ना, इनके स्ट्रक्चर्स का हमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, बहुत आराम से प्यार से एक एक तरह से इसको समझना। सबसे पहला पॉइंट जो हमें कहता है, ये हमारे सामने एक क्लॉज है, ये हमारे सामने दूसरा क्लॉज है। क्लॉज नहीं, सेंटेंस कह लो यार, हमें तो पेपर में आंसर बनाना है, हमें इतनी ज्यादा गहराई में। एक सेंटेंस भाई ये है, एक सेंटेंस ये है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में हम हु का केवल तब यूज करेंगे जब इससे पहले इंसान का नाम आए, पर्सन का नाम आए, और इसी के ठीक बाद हमें वर्ब लिखी नजर आए। पहली बात ध्यान रख ली, हु से ठीक पहले इंसान और हु के ठीक बाद कोई वर्ब लिखी नजर आए। दूसरा नियम क्या कहता है, इस हुम से पहले कोई भी पर्सन लिखा हुआ नजर आए, इस हुम के बाद कोई सब्जेक्ट लिखा नजर आए, यानी कि कोई और सब्जेक्ट लिखा नजर आए जिसका पहले कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है जी। तीसरा नियम हमारी समझ में आया कौन सा, सर विच का हम तब यूज करते हैं जब इससे पहले या तो एनिमल या ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट मीन्स कार, घर, स्कूटर, एनिमल, कैट, डॉग, कुछ भी। ठीक है ना, और इसके बाद चाहे सब्जेक्ट लिखा हो चाहे वर्ब लिखी हो, नहीं फर्क पड़ता, यानी कि सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे नंबर 4, सर हम लोग दैट का यूज करते हैं जब इससे पहले कुछ भी लिखा हो, चाहे कोई स्पेसिफिक हो, मतलब पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो भी हो वो स्पेसिफिक हो, खास हो। स्पेसिफिक का मतलब उसके साथ खास बनाने वाले शब्द हमें देखने को मिल जाएं। खास बनाने वाले शब्द कौन से होते हैं, जितने भी हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं, सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट के साथ सुपरलेटिव डिग्री अगर हमें देखने को मिल जाए, सुपरलेटिव डिग्री तो आपको पता ही होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है। या फिर हमारे सामने कोई ऐसे शब्द हमें देखने को मिल जाए, जैसे मैंने कहा द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, ठीक है, द फर्स्ट, द लास्ट, और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन इनसे काम चल जाएगा।
ठीक है, इनको आप लिख लीजिएगा मेरे बच्चे। इसके बाद सब्जेक्ट, ये डॉट्स का मतलब है सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, नहीं अपन को फर्क पड़ता है, ठीक है ना जी। ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको बता ही दी है, हमारे बेसिक 4 रूल हैं। अब इस बात का ध्यान रखना है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे, ये क्या बोल दिया सर आपने, हमें तो समझ नहीं आया। फिर से ध्यान से समझने वाली बात ही तो मजेदार है दोस्त। अब यहां मैंने आपके सामने इस रिलेटिव प्रोनाउन को लिखा, ठीक है जी। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर यहां पर एक वर्ब देखने को हमें मिले और वर्ब का सब्जेक्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन बने, फिर से समझना मैंने क्या कहा। अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमें वर्ब लिखी हुई मिले, क्या लिखी मिले, वर्ब लिखी मिले, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर हमें वर्ब लिखी हुई मिले, तो ये वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, आप कहोगे सर ये वर्ब इसके लिए लिखी हुई मिलेगी, ये किसकी बात कर रहा है, इस एंटीसीडेंट की, तो भाई इसी के अकॉर्डिंग तो आएगी। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से फिर से समझना। भाई सी किस पे डिपेंडेंट है, आप कहेंगे बी पर, बी किस पे डिपेंडेंट है, ए पर, तो सी की वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ए के अकॉर्डिंग ही तो आएगी। वेरी सिंपल लॉजिक है ना। अब इसी बात को मैं यहां आपके सामने नियम की तरह पढ़कर सुनाऊंगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो वर्ब जो है ना, इससे पहले आए हुए वर्ब जो है वो इससे पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगानी है। उदाहरण देखो, बहुत मजेदार है। इट इज आई हु हैव डन ऑल दिस वर्क। हम जानते हैं इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। इज एक लिंकिंग वर्ब है जो कि इट की वजह से यूज हुई है। आई अपने आप में सब्जेक्ट की केस है, यानी कि सब्जेक्ट है। हु किसको रिलेट कर रहा है, आप कहेंगे सर हु रिलेट कर रहा है इस आई को। अब इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आप कहोगे सर इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट हु है। अगर कुछ और नहीं लिखा तो ही है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इस हैव डन का सब्जेक्ट कौन है, आप कहेंगे सर हु है। हु कौन है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हैव का ही तो हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाबू एक बार इसकी स्क्रीन को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। 6 क्वेश्चंस आपके सामने, अपना समय लीजिएगा, बनाइएगा। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने डाला है, आपके लेटेस्ट पैटर्न में इन क्वेश्चंस पे ही आपको घुमाया जाता है। चलिए अब मेरे साथ मिलकर सीखिएगा ये क्वेश्चंस काम कैसे करते हैं। यहां पर नोज अपने आप में सिंगुलर, ठीक है जी, ये इसका अपना सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमारे सामने वर्ब हो गई। एवरीवन नोज देम, नोज अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। इस एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट अपनी जगह देम बैठा है। देम अपने आप में प्लूरल होता है भाई। अब यहां इस हैज मिस हैंडल्ड, ये अपने आप में पूरी की पूरी एक वर्बल फ्रेज है, ठीक है जी। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, आप कहेंगे हुम नहीं, इसका सब्जेक्ट हु होगा, ठीक है ना जी, हाँ कि नहीं। अब गुरुजी हमें ये समझ में आया, ये हु किसको रिलेट करेगा, देम। देम तो प्लूरल है, जब देम प्लूरल है तो हैज को हटाकर यहां पर भी हमें हैव लिखना होगा। तो इसकी हिंदी क्या बनती है, हर कोई जानता है उन्हें जिन्होंने क्या किया है, मिस हैंडल किया है प्रोजेक्ट को। अब कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे, सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अगर इनके अंदर इंडेफिनेट प्रोनाउन लिखा हुआ मिले तो हम दैट का यूज करते हैं। मैंने कहा आपने बात तो सही पकड़ी भाई, लेकिन ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कहां लिखा मिले, इस रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले। यहां ये कहां लिखा है, इस वर्ब से ठीक पहले, यानी कि इस एवरीवन का इससे तो लेना देना नहीं है। अगर यहां पर देम की जगह एवरीवन लिखा होता तो आपकी बात 100% सही थी, इस हु की जगह दैट आपको लिखना था। पूरी क्लास को 2-3 बार देखना, मेरा वायदा है आपसे, आप इतने अच्छे लेवल पर अपने आप को पहुंचाओगे कि आपकी बराबरी नहीं है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। शी इज द ओनली कैंडिडेट, सवाल मजेदार है सर। इस लिखी हुई लिंकिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हमारे सामने, ठीक है जी, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैंडिडेट है, ठीक है जी। कैंडिडेट इसी लिखी हुई लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब मजेदार बात क्या है, इसको स्पेसिफिक किसने बना दिया, द ओनली ने। तो इसका मतलब द ओनली अगर इसको स्पेसिफिक बना रहा है तो हु को हटाकर हमें दैट लगाना पड़ेगा। दैट किसको रिलेट कर रहा है, सिंगुलर को। सिंगुलर की वजह से इस बिल्कुल सही है, कोई भी आपत्ति नहीं है। सवाल नंबर 3 पर आएंगे। गोपाल वर्मा इज द ओनली वन ऑफ दोज टीचर हु कनेक्ट ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस। थोड़ी अपनी बड़ाई कर लेनी चाहिए भाई,
इसलिए मैंने ये सेंटेंस आपके लिए लिखा, लेकिन इस सेंटेंस में गुगली बॉल बहुत तगड़ी है, समझ के चलेगा। गोपाल वर्मा इज लिंकिंग वर्ब है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमने ध्यान से समझने की कोशिश की, बाबू वन ऑफ के बाद जो भी हमारे सामने लिखा जाए वो प्लूरल कैटेगरी का नाउन या प्रोनाउन हो, तो हमें यहां पर क्या लिखना होगा, टीचर्स। वन ऑफ के बाद लिखा जाने वाला प्लूरल होना चाहिए। अब प्लूरल होने की वजह से ये जो दोज लिखा है ये अपने आप में ठीक हो गया, ठीक है जी। उन सभी टीचर्स में से एक है। अब मजेदार बात हमारे सामने क्या आ गई, सर इस वन को भी स्पेसिफिक किसने बना दिया, आप कहेंगे द ओनली ने। इस वन को भी स्पेसिफिक किसने बना दिया, द ओनली ने। यानी कि यही है हमारे सामने जो रिलेट किया जाना है ना, स्पेसिफिक यही है। तो स्पेसिफिक की वजह से इस हु को हटाकर दैट हमने लगा दिया, बोलो हाँ। अब वन अपने आप में सिंगुलर होता है भाई, सिंगुलर होने की वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं कनेक्ट्स करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V1 के साथ SES जोड़ते हैं, दैट कनेक्ट्स। आगे लिखा है ईच पार्ट, तो ईच के साथ पार्ट जो लिखा है वो सिंगुलर ठीक लिखा है, द सेंटेंस। करेक्ट हो गया भाई। सवाल मजेदार है, समय दीजिएगा, आराम से रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ भाई। आई कैन नॉट टेक द बुक हुम इज नॉट माइन। देखो यहां पर कैन नॉट टेक ये वर्बल फ्रेज है, ठीक है ना जी, और ये इसका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है भाई। यहां पर इस वर्बल फ्रेज का ऑब्जेक्ट अपने आप में यहां पर द बुक लिखा है। अब एक बात सोचने की कोशिश करेंगे हम, तो सर हुम पर्सन को रिलेट करता है, या तो किताब बुक एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने की वजह से मेरे नन्हे भाइयों हम लोग यहाँ हुम तो यूज नहीं करेंगे, हमें विच यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी, बोलो हाँ। अब बुक अपने आप में सिंगुलर होने की वजह से इज अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है जी। यहां पर माइन बिना नाउन के यूज हुआ है, इस माइन का मतलब माई बुक है, तो हमें ये चीज समझ आ गई। बिना नाउन के हम माइन का यूज करते हैं, नाउन के साथ हम माई के, ये बिल्कुल शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। डू यू नो, हमारे सामने लिखे हुए इस लिखी हुई नो की हेल्पिंग वर्ब ये है, ये हमारे सामने इस नो का सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, यानी कि ये एक्शन वर्ब है। यहां पर इसका ये ऑब्जेक्ट है हिज नेम, बाबू ये नेम से पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है जी। अब सर इस नेम के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है ना जी, यहां नेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेम किसकी बात करा जा रही है भाई, आप कहेंगे सर नेम उस इंसान का होगा ना। भाई नाम किसी जानवर का नाम तो हो सकता है, ये तो हमने रखा, हमने किसी जानवर का नाम रख दिया भाई साहब जॉन, जानवर ने भी तो हमारा नाम रखा होगा, सोचने की बात है। तो यहां हम उस इंसान की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि टीचर इंसान को ही रस्टिकेट करेगा, रस्टिकेट का मतलब स्कूल से निकाल देना। तो भाई यहां एक डिफरेंट सब्जेक्ट हमारे सामने आ गया, तो हु को छोड़कर हम लोग क्या लगा देंगे, हुम लगा देंगे, ठीक है ना जी। क्या आप जानते हैं नाम जिसको टीचर ने रस्टिकेट किया है, सवाल 6। इशू डज नॉट लाइक, यहां हमारे सामने वर्बल फ्रेज है जिसका ये सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है क्या चीज, लाइक द कैट, यानी कि ये इस वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट है। एनिमल होने की वजह से हु की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, विच। आगे लिखा है क्या चीज, पर क्या है, पर का मतलब होता है जो कैट अपनी तरफ से आवाज निकालती है परेशान होकर। सिंगुलर होने की वजह से यहां पर नहीं, पर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम वर्ब के साथ एस या ईएस को जोड़ते हैं। उम्मीद करता हूं सवाल बहुत मजेदार होंगे, स्क्रीन को रोककर दोबारा से एक बार पढ़िएगा, सोल्व करके देखिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं बाबू रूल नंबर 13 की तरफ। जो रूल नंबर 13 है वो रिलेटिव प्रोनाउन की कंफ्यूजन से आपको मिलाने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन की कंफ्यूजन पे मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी समझा सकता हूं, लेकिन अपना काम है टू द पॉइंट रूल्स हमारे दिमाग में ऐसे पूरे रिवाइज हो जाएं, एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे आता है सर उड़ा देंगे, ठीक है ना जी। गहराई पे तो मैं बहुत दूर लेकर जा सकता हूं आपको। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई रिलेट किया नाउन या प्रोनाउन नहीं हो, ध्यान से समझना, थोड़ी देर पहले मैं यहां आपको क्या बता रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन अगर हमें मिलता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है भाई। अब यहां क्या कहानी है, लिखे हुए सेंटेंस में बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आए, अगर मान लो इससे पहले एंटीसीडेंट है ही नहीं, और बाबा ये तो सवाल ही गड़बड़ कर दिया।
देखो देखो मजेदार बात आ गई। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई रिलेट किया नाउन या प्रोनाउन नहीं आता तो वो इंडेफिनेट सेंस बनाता है। इंडेफिनेट का मतलब कोई भी हो सकता है। इसीलिए जो हमारे सामने हु, विच, हुम, इन तीनों के साथ हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एवर या सो एवर को हम इनके साथ जोड़ देते हैं। यानी कि हु एवर, हुसो एवर, whom ever, whomsoever, whichever, whichsoever का प्रयोग करना है। फिर से बोलूं मेरे भाई इस बात को, अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन से हम जिसको रिलेट कर रहे हैं अगर वही हटा दिया जाए तो इसका मीनिंग अपने आप में इंडेफिनेट हो जाता है, कोई भी। ठीक है ना जी। जैसे यहां देखो सवाल को, कॉल हिम हु कैन डू दिस। हु किसको रिलेट कर रहा है, आप कहेंगे हिम को। ठीक है जी। हु के बाद क्या आ रही है, वर्बल फ्रेज, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब अगर इस सवाल में से इस एंटीसीडेंट को हटा दिया जाए, कॉल हुएवर कैन डू दिस, ठीक है ना, यहां पर इस स्पेसिफिक को बुला रहे हैं, हिम को, किसी हर को नहीं, किसी रोहन को नहीं, सोहन को नहीं, किसी को नहीं, आप इस हिम को बुला रहे हैं। यहां इस सवाल के अंदर अगर हु एवर के बारे में हम सोच रहे हैं तो आप कहेंगे सर इसके पहले अगर एंटीसीडेंट ही नहीं है, अगर एंटीसीडेंट ही नहीं है तो हु एवर के साथ हम सेंटेंस को फ्रेम कर दे रहे हैं। एक और पॉइंट से आंसर देखते हैं। अगर रिलेटिव क्लॉज ही नाउन क्लॉज का काम करे, रिलेटिव क्लॉज ही अगर नाउन क्लॉज का काम करे तो हम उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करते हैं। ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल 1 कहता है, मैं जानता हूं विच दैट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। मैं जानता हूं वो किस बारे में बात कर रहा है। आई नो, मेन क्लॉज हमारे सामने हो गया। विच रिलेट नहीं कर पाया, दैट पता नहीं कौन है। व्हाट का मतलब क्या हो गया, व्हाट का एग्जैक्टली मतलब हमें समझ में आता है, मैं जानता हूं दैट विच। व्हाट का मतलब क्या हुआ, मैं जानता हूं वो बात जो, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। सवाल नंबर 2 को समझते हैं। यू नो यू हैव टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना होगा किस चीज पर, जो वो कहता है। तो विच हटाया, दैट हटाया, व्हाट। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप इसको तोड़ भी सकते हैं। इस व्हाट का मतलब क्या समझे, यू कैन ट्रस्ट दैट, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं विच ही सेज। तो बेटा दैट और विच की कॉम्बिनेशन का फॉर्म ही व्हाट का काम करता है। ठीक है जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ गई, प्रीवियस। मेरे भाई प्रीवियस की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा, OUS, ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा मेरे भाई। प्रीवियस, प्रीवियस स्टेटमेंट को रिलेट करने के लिए हम विच का यूज करते हैं। ये अभी एग्जाम्स में कई जगह पर देखा गया है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, अनुष्का कीप्स ऑन टीजिंग विराट। अनुष्का विराट को छेड़ती रहती है, अनुष्का विराट को छेड़ती रहती है, जो इरिटेट करता है उनके बच्चों को। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या इरिटेट करता है बच्चों को, तो अनुष्का नहीं करती, कीप्स ऑन नहीं करता, टीज नहीं, विराट नहीं। आप कहोगे ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही जो हमें बताना चाह रहा है ना, इसी से बच्चे इरिटेट होते हैं। तो विच किसको रिलेट कर रहा है, पूरे के पूरे क्लॉज को। ठीक है भाई। अब मेरे भाई एग्जाम बेस्ड 5 क्वेश्चंस हैं। मेरी कोशिश अब की बार थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को चेक किया जाए। चलो भाई फिलअप करके देखो, स्क्रीन को रोको, आंसर्स बनाओ। अब मेरे साथ आंसर्स मिला के देखते हैं। चूज द शर्ट, शर्ट अपने आप में एंटीसीडेंट है, एक वस्तु का नाम है, यहां पर आप विच लगा देंगे। सर वो शर्ट पसंद करो जो तुम पहनना चाहते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। चूज, अब यहां पर हमने इस एंटीसीडेंट को खिसका के यहां पहुंचा दिया, यानी कि इससे पहले तो एंटीसीडेंट गायब कर दिया। बोलो हाँ। तो चूज के साथ हम क्या लगा देंगे, विच एवर। एंटीसीडेंट यहां से तो गायब कर दिया, लेकिन हम बता शर्ट के बारे में रहे इसलिए हमने इसको पीछे खिसका दिया। अब तीसरे सेंटेंस ने कर दिया जादू भाई, क्या? आप कहेंगे दोस्त यहां से भी गायब कर दिया एंटीसीडेंट, यहां से भी गायब कर दिया, दोनों तरफ से एंटीसीडेंट अगर आपने गायब कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो मैं यही कहूंगा सर चूज, यू कैन टेक दैट विच। तो दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, यू कैन टेक व्हाट यू कैन यूज। आप ले लो जो तुम पसंद कर सकते हो। व्हाट की जगह इंडेफिनेट सेंस बनाना चाहें तो वट एवर, वट एवर की जगह व्हाटसोएवर,
ठीक है ना जी, यानी कि जो भी आप चाहें वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंटीसीडेंट इधर नहीं तो फिर आप व्हाट का यूज करें। व्हाट का मतलब वट एवर है, वट एवर का मतलब व्हाटसोएवर है। सवाल नंबर 4, ही इज फ्रेंडली एंड रिस्पेक्ट्स, वो बहुत ही फ्रेंडली है। इज लिंकिंग वर्ब है, ये फ्रेंडली ही को क्वालिफाई कर रहा है जो कि प्रोनाउन है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन हुआ रिस्पेक्ट्स, वही सब्जेक्ट इस लिखी हुई वर्ब का है। रिस्पेक्ट करता है, किसकी रिस्पेक्ट करता है? आप कहेंगे सर यहां पर एंटीसीडेंट तो नहीं है, ही मीट्स, अब ही अपने आप में एक दूसरा सब्जेक्ट आ गया ना, तो आप क्या कहेंगे? हुम एवर, जिस किसी से भी वो मिलता है उसकी वो रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो फ्रेंडली है। ब्लैंक हैपन्स, इस लिखी हुई वर्ब के पास हमें सब्जेक्ट की तरह से ही लेकर चलना है। ब्लैंक हैपन्स फॉर अ रीजन, अब यहां हैपन्स फॉर अ रीजन, इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट ये पूरा क्लॉज है, तो बेटा इसके सब्जेक्ट के लिए हमें क्या लिखना होगा? वट एवर हैपन्स, जो भी कुछ होता है जिंदगी में किसी ना किसी कारण की वजह से होता है, ठीक है। चलिए भाई, रूल नंबर 14 आप लोगों के सामने है, ठीक है। इसको मजे से सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे। देखो, ऑल को लेकर और नन को लेकर इनके मीनिंग बेस्ड कंफ्यूजन हमारे एग्जाम्स में आती है। ऑल को लेकर और मेरे नन्हे दोस्तों नन को लेकर, इनके मीनिंग को लेकर कंफ्यूजन आती है। देखो, दोनों को बड़े टू द पॉइंट, मैंने बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी को बिल्कुल क्रिस्प बना दिया आपके लिए। जब ऑल का सेंस सब निकले तो ये अनकाउंटेबल नाउन को रिप्लेस करता है। अब रिप्लेस करता है इसका मतलब आप जानते हैं प्रोनाउन है तो किसी नाउन को ही तो रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करता है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, जैसे ऑल इज या आर वेल, दैट एंड या एंड्स वेल। आप कहेंगे सर अंत भला तो सब भला, सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब काम, काम का मतलब वर्क, वर्क का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। भाई अंत भला तो सब भला, अब सब भला का मतलब जिस काम का अंत भला वो काम भला, तो सब का मतलब काम, अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए इसके साथ इज हमने चुना और यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर वर्ब के साथ ऐसे ये सब जोड़ते हैं। दूसरा नियम ध्यान रखेंगे, जब ऑल का सेंस निकलता है सभी, हिंदी भी लिख देता हूं आपके लिए, सभी निकले तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्लेस करता है, इसके लिए प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, ऑल इज आर इन्वाइटेड टू द पार्टी एंड इट दे इज आर टू कम ऑन टाइम, सभी को पार्टी में बुलाया गया, तो सभी को पार्टी में बुलाया गया तो सभी प्लूरल हो गया, सभी क्या हो गया? प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो आर आप चुनेंगे। ऑल आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, सभी की बात कही है, इट हटाओ दे कर दो, दे होने का मतलब प्लूरल, खत्म। इजी हो गया मेरे बच्चों। अब नन के बारे में दो बातें समझ लो। नन अपने आप में खूबसूरत है भाई, क्यों? क्योंकि नन को अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे ना तो इसके साथ चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। नन का मतलब अगर हमें सिंगुलर निकालना है तो इसका अर्थ निकलता है नॉट वन, एक भी नहीं, और अगर हम इसका प्लूरल निकालना चाहते हैं अर्थ नॉट एनी, कोई भी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को सेफ खेलना है, अगर सब्जेक्ट की तरह आए तो हम इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों की दोनों वर्ब लगा सकते हैं। अभी तक एक भी नहीं आया, अभी तक कोई भी नहीं आया, दोनों का मतलब एक ही होता है, कहने के दो तरीके हैं, ठीक है जी। इसी के लिए अगर नन के साथ हम ऑफ लगा दें तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, आनी आपको लिए सिंगुलर वर्ब ही है। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग एग्जाम्स में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इसके साथ ये आए तो ये आए, ये आए तो ये आए। आपको बिल्कुल सेफ खेलना है, नन ऑफ के बाद कैसा भी नाउन आए नहीं फर्क पड़ता, वर्ब सिंगुलर ही आए, ठीक है ना जी। वर्ब को हम सिंगुलर की कैटेगरी में ही लेकर जाएंगे, करेक्ट है मेरे भाई। चलिए भाई, अब इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं मेरे नन्हे बच्चों। आओ अब मेरे साथ डिस्कस करते। ऑल हैज हैव बीन पैक्ड फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए आपने पैक किया, तो पार्टी के लिए पैक क्या चीज करोगे? चीजों को तो पैक करोगे, सभी वस्तुओं को तो पैक करोगे, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? थिंग्स प्लूरल की बात कर देंगे। सवाल नंबर 2, वी स्पेंड द डे ऑन एन आइलैंड, हमने दिन एक आइलैंड पर बिताया, ठीक है ना, वहां सब अच्छा था,
सब अच्छा था। सब का मतलब हमें अच्छा कब लगा, जब हमारा मूड अच्छा था। तो ऑल वॉज, इसका मतलब यहां पर देखेंगे सभी अर्थ निकल रहा है। ऑल ऑफ अस हैज हैव टू फिल दिस फॉर्म, हम सभी को फिल करना है, सभी की बात यहां पर कही गई है, हैव कर देंगे। नन डाई डाइज हंग्री, कोई भूखा नहीं मरता, कोई भूखा नहीं मरता। दोनों चलेंगी भाई, कोई सी भी लगा लो। ऑल यू नीड, आपको सिर्फ क्या चाहिए, इज आर पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है ना जी। देखो यू नीड का इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। यहां हमारे सामने ऑल सब्जेक्ट है, किसका, इस लिखे हुए इज या आर का, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। हम जानते हैं मेरे बच्चों, लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या चीज लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। जब हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ध्यान से देखा, द पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप में सिंगुलर है। अब अगर ये हमारे सामने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी चाहिएगी, इज ही चाहिएगी। क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिएगा, नन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों चलेंगे, हमें इसमें एतराज नहीं है। ऑल यू नीड इज आर द पॉजिटिव माइंडसेट, ऑल के साथ ये लिखा हुआ क्लॉज, इससे कोई लेना देना, इसको अवॉइड कर दीजिएगा। ऑल के साथ ये लिखी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ध्यान से देखा, द पॉजिटिव माइंडसेट, माइंडसेट अपने आप में सिंगुलर है क्योंकि ये तो इसका एडजेक्टिव है, ये इसी का द डिटरमिनर है। छोड़ो भारी भरकम शब्द नहीं, सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार क्या आना चाहिए, इज। बहुत तगड़ा सवाल है, पेपर में फंस गया तो गड़बड़ नहीं करेगा मेरा कोई भी लाडला भाई। नन ऑफ द वर्क, कोई दिक्कत नहीं है सर, नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, वॉज चिपका देंगे। वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम, देयरफॉर ऑल वॉज वर पनिश्ड, सभी को सजा मिली, सभी को सजा मिली। प्लूरल काउंटेबल नाउन की सेंस क्रिएट कर रहा है ना, सभी स्टूडेंट्स को ही तो कहा जा रहा है बेटा, तो वर। ठीक है भाई, चलिए मेरे भाई, अब देखो ये तो हमने समझिए ना, दिस के साथ सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पर, आई मीन दिस सिंगुलर हमारे सामने एडजेक्टिव जिसके साथ फॉर्म यूज किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस पूरी की पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा। एक बार दो बार इसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये मेरा आप लोगों से वायदा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से आप लोगों को करना चाहूंगा, एक बार नाउन और प्रोनाउन वाली क्लास दोबारा जरूर देखें। दोनों क्लासेस को देखने के बाद आप सभी प्यारे नन्हे भाइयों को कनेक्टेड वे में ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, और नाउन में बहुत सारी चीज़ें, प्रोनाउन में कैसे काम करती हैं, यही चीज़ फिर आगे के अगले टॉपिक्स में भी हम कनेक्ट करेंगे। इसी बात के साथ बहुत सारा शुक्रिया और बहुत सारा आप सभी को आशीर्वाद। मेहनत कीजिएगा लगन से।